कोरोना लाइलाज नहीं, हमें इसका इलाज ढूंढना है। अल्लाह ताला मरज़ और इलाज दोनों देता है। ये वक्त सबक सीखने का है। SIUT के सरबरा डॉक्टर अदीब रिजवी का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज नया दिन में। लॉकडाउन और तन्हाई, लोग जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। घर का माहौल कैसा हो, टेंशन का खात्मा कैसे हो, सबसे ज्यादा मसला किस किस्म का होगा भला, हम करेंगे इस पर आज खुलकर बात। अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से हैं, खैरियत से रहिए। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। खैरियत भी हो, एहतियात भी हो, वाकई खैर खैरियत दोनों रहेगी। हम कोरोना पर अपडेट्स ये भी आपको देंगे और जैसे कि आप जान ही गए हैं, ये जो जहनी सुकून से जहनी मसाइल तक के दरमियान का फासला है ना, आज हम इसे घटाने की कोशिश भी करेंगे। कैसे कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा ये भी बताएंगे। छोटे छोटे बच्चे अपने घर में क्या कर ले, मामा पापा को तंग करने के अलावा यही कर रहे हैं यही कर ले ना तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चूँकि जुमे का मौका है, हम छोटी छोटी नेकियां और कुछ इबादत करने का मौका तलाश कर रहे होते हैं। ये बेहतरीन दिन होता है, लेकिन क्या कहिए, कोरोना है तो इसको बहुत सारी एहतियात के साथ हमें इसकी फजीलत को हासिल करना होगा। तो जो कुछ हुकूमत ने बताया है उस पर अमल करना होगा। पाबंदियाँ तो थी, मैं इस लफ्ज़ को नहीं अदा करूँगी। पाबंदियाँ क्या होती हैं, कुछ एहतियात बताई गई थी और जुमे की मुनासिबत से बताई गई थी, तो कुछ वो एहतियात जो है ना उसके ऊपर अमल कराया जाएगा। कोई तब्दीली नहीं होगी। जो प्रोटोकॉल्स, जो बातें, जो एहतियात बताई गई थी उन्हीं के ऊपर रहेंगे, बड़ी सख्ती के साथ में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर अमल करें। सिंध में मुसलसल ये चौथा जुमा है और दोबारा ये होगा कि 12 से 3 बजे के दरमियान मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मसाजिद में जुमे के इज्तिमात होंगे और महदूद होंगे, जो गाइडलाइंस दी गई थी वैसे होंगे। वज़ीर आला सिंध और उलेमा जब मिल बैठे तो फिर वज़ीर आला ने उनको मनाया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वहीं पर मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की और आवाम से ताउन की अपील की और कहा जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसको फॉलो किया जाए। लॉकडाउन तो है, लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ इसलिए कि बाहर ना निकला जाए। नमाज अदा कीजिए, घरों में कीजिए, इबादत कीजिए, घरों में कीजिए। बहुत खूबसूरत बात है ये। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कही, उनकी इस बात को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद के साथ में ये लफ्ज़ लॉकडाउन क्या होता है, आप एहतियात कह लें, आप 10,000 अल्फाज का इंतखाब कर लें, तो भाई ऐसी कोशिश कर लें। रिपोर्ट देख लेते हैं संजय साधवानी की। कोई गलत फहमी में न रहे, वफाक की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद चौथे जुम्मे भी सिंध भर की मसाजिद में इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 2 रोज पहले उलमाए कराम ने मसाजिद खोलने और नमाज जुम्मा बाजमात अदा करने का अलामिया जारी किया था, मगर वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में समझा बुझाकर उलमाए कराम को मना लिया। जैसे पिछले 3 जुम्मा मुबारक में एक तरीक़ेकार रखा गया था, 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे, मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हो मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी अवाम से तावन की अपील कर दी। अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ सिंध ही नहीं, मुल्क भर में किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी है। उलमाए कराम की हफ्ते को वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसाजिद के लिए नई SOP पर इत्तफाक होगा, जिसमें जुमा समेत रमजान उल मुबारक के दौरान मसाजिद को आम आवाम के लिए खोलने या न खोलने का फैसला किया जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। कल एक अहम इजलास होगा और ज़ाहिर है उसमें मुशावरत की जानी है, उसमें तय किया जाएगा कि रमज़ान, क्योंकि अब उसका महीना आने वाला है, और क्या हमारी उस सिलसिले में तैयारियां, क्योंकि ज़ाहिर जब हम ये बात करते हैं कि पाबंदियां, तो हम एहतियात की बात भी करते हैं। जब हम मसाजिद की बात करेंगे, इबादत की बात करेंगे, तो हम अपनी तैयारी की बात भी करेंगे कि हम कितना तैयार हैं, जैसे कि सैनिटाइजर गेट हो या सफ़ों में फासला या कारपेट हटाना या वट एवर मेजर्स वी कैन टेक। और सिर्फ सारा साल कैसा भी बिजनेस हुआ हो, जब ईद आ रही होती है ना तो ताजरों को पता होता है कि
भाई इसमें तो वो सब कुछ कवर हो जाएगा कि जो इससे पहले नहीं हो सका था। Exactly. और अगर ताजिर बिरादरी की हम बात कर लें, हमारे शो में भी हम कई बार इस मामले पर बात कर चुके हैं। ज़्यादा ताजिर बिरादरी परेशान है क्योंकि ताजिरों के साथ बहुत से ऐसे अफराद जुड़े हैं जिनका रोज़गार जुड़ा होता है इस काम के साथ, वो परेशान है क्योंकि ज़ाहिर नौबत फाकों तक आ चुकी है और हुकूमत के साथ उनके मामलात तय पा नहीं रहे। जब भी वो बैठते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि आपकी सिफारिशात सीएम तक पहुंचाई जाएंगी। मेरा सवाल यह है कि सिफारिशात पहुंचाई क्यों नहीं जा रही? अगर वो ये कहते हैं महदूद मुद्दत के लिए, अगर वो ये कहते हैं कि हम SOPs को फॉलो करेंगे, ज़ाहिर है मसाइल हैं लेकिन कोई ना कोई हल तो निकल सकता है। वो हल तब निकलेगा जब मिल बैठेंगे, वो हल तब निकलेगा जब वाकई विल होगी। एक बार फिर मुलाकात हुई और उनकी सिफारिशात वज़ीर आला मुराद अली शाह तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई है। तो अब वो ये कह रहे हैं ताजिर बिरादरी कि जो हुकूमत कहेगी हम वही करेंगे। रमजान आने वाला है, जेब खाली हो चुकी हैं। एक SOP की भी खिलाफ वर्जी की तो हवालात में बंद कर देना, मगर 6 घंटे के लिए कारोबार करने दे दो। कराची के ताजरों की सिंध हुकूमत से दुहाई। सूबाई वजीर सईद गनी और मुशीर कानून मुर्तज़ा वाब से मुलाकात में ताजिर तंजीमों के ओहदेदारान ने अपना केस पेश किया। बोले अब तो मुलाजिम को तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं बचे। सईद गनी ने कोरोना वायरस के खौफ के बाद सख्त इक़दाम की वजाहत करते हुए यकीन दिलाया कि न सिर्फ ताजरों की अपील वज़ीर आला तक पहुँचाएंगे बल्कि 1-2 रोज में मुलाकात भी करा दी जाएगी। मुर्तज़ा वाब ने लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक खबरों की भी तरदीद कर दी। ये जो तासुर डेवलप हुआ है कि शायद दर्जी की दुकानें, सैलून्स जो है वो भी खुल गए हैं, ये तासुर गलत है, बेबुनियाद है। ताजरों का कहना था कि हमें आसान इक़्तिसाद पर बिलासूद कर्जे दिलवा दें तो मजीद 1 माह के लिए मार्केटें बंद करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ताजरों के एक वफद ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानियों से आगाह किया था। और ये कितनी अच्छी बात है, कितनी इत्मीनान की बात है कि सब के सब एक पेज पर आते जा रहे हैं। यानी कि जितनी भी मामलात हैं वो कोरोना को, जितने भी सख्त डिसीजंस हैं ना, वो कोरोना को भगाने के लिए, उसको डिफीट देने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये बात सबको समझ में आने लगेगी तो यकीन कीजिए बहुत जल्दी से हम इस वबा से, हमारा जो है ना वो दामन बच जाएगा, हम बच जाएंगे, सारे के सारे मामले से निकल जाएंगे। ये वक्त ऐसा है कि जिसमें हमारा दिल खुला होना चाहिए, हमारा जहन खुला होना चाहिए, लेकिन उन कोताह दिलों का क्या जो इस मौके पर भी तासुब बरतने का मौका तलाश करें। भारत यहाँ हुकूमत हिंदुत्व नज़रिए की पॉलिसी छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये वर्ल्ड क्राइसिस है, वो खुद इससे लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए तो सही किस तरह से लड़ रहे हैं। अहमदाबाद का सरकारी अस्पताल, यहाँ मुसलमान मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। यहाँ कोई इलाज को नहीं जाता, यहाँ लोगों को परेशान किया जाता है। न तो ये उन्हें इंसान मानने को तैयार हैं, ये हम वतन क्या खाक मानेंगे। इस सारे मामले के ऊपर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा शर्मनाक आखिर हो क्या सकता है भारत में। और डॉक्टर का तो मजहब नहीं होता, मरीज का मजहब होता है। ये भी वहाँ पर हो रहा है। यानी अगर इलाज करवाना है तो फिर नहीं पूछना मुसलमान है या हिंदू, लेकिन इलाज करना है तो फिर ज़रूर जानना है कि मुसलमान है या हिंदू। ये है भारत का असली चेहरा, कहने को सेकुलर, लेकिन क्या हो रहा है भारत में, इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखी थी। बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, इक़दामात की बात करते हैं। अपनी कैपेसिटी क्या हम बढ़ा पा रहे हैं या नहीं, उसकी बात करते हैं। मैंने इससे कैपेसिटी, टेस्टिंग कैपेसिटी, रोज़ हम इस पर बात करते हैं। मैसिव टेस्टिंग होनी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, पब्लिक टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो मसला कंट्रोल में नहीं आएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त शाह साहब। ये फरमाइएगा कि आप लोगों ने गुज़श्ता रोज़ दौरा भी किया सखर का, सीएम साहब भी साथ थे, थोड़ा सा बताएंगे इससे मुताल्लिक, क्योंकि ज़ाहिर है सीएम साहब की 2 रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैनिक क्रिएट हुआ, तो वो जो जिक्र करते हैं कि जो अमवात हो रही हैं और उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें मालूम नहीं होता कि वो जो डेथ हुई है उसकी रीज़न क्या है, बट कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पर द रीज़न इज़ कोविड। ऐसी रिपोर्ट सखर से मुताल्लिक भी हैं? आपने पूछा कि वहाँ पे अमवात की जो सूरत हाल है, तो ज़ाहिर है वहाँ भी जो कुछ इस तरह की ख़बर आई है कि कुछ लोगों का बाद में अंदाज़ा हुआ कि उनको ये था कोरोना का जो पॉजिटिव थे, तो ये अंदेशा है। और हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि सीरियस है वायरस और इसका कोई इल्म नहीं है कि कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं और जिनकी वजह से उन लोगों के लिए ये वायरस जो है उनमें जा लग सकता है उनको,
जिनके लिए नुकसानदेह हो। तो इसीलिए आज हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे पूरी रिपोर्ट ली। कुछ वहाँ पे है रिपोर्ट्स के कुछ अमवात इस तरह हुई हैं। शाह साहब, ये सब ने देखा कि कोरोना से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए, फिर बाकी सूबों ने इसको फॉलो भी किया था और आप इसको फ़ख्रिया बताते भी हैं। अब ये फरमाइएगा कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है, क्या सिंध वो कर सकता है? मैं टेस्टिंग की बात कर रही हूँ, क्या सिंध में भी उस कदर टेस्ट होंगे जैसे कि पंजाब में हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो है वो पंजाब को फॉलो क्यों नहीं करता, कि टेस्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो देखें, जब ये स्टार्ट हुआ था, पॉइंट आउट हुआ था पहला पॉजिटिव, उस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 80 टेस्ट करने की थी। इस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 2,500 से 3,000 की है और हम लोग, ज़ाहिर है हमारे पास इतनी ज़्यादा टेस्ट किट्स मौजूद नहीं थी और वो भी हमने ख़ुद इंपोर्ट की हैं। पहले 10,000 और फिर 50,000 मज़ीद NDMA की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो कारामद टेस्ट किट्स मिली हैं हमें इस वक्त तक, वो 3,000 और कुछ 100 हैं। और बाकी जो एक बहुत बड़ी तादाद आई थी जिसको माहिरीन ने, जो हेल्थ के माहिरीन हैं, जिन्होंने कहा कि वो एक्यूरेट नहीं है, उनको हमने वापस कर दिया था, जिसके लिए आजकल मुख्तलिफ वफाकी वुज़रा साहिबान कह रहे हैं कि हमने वो टेस्ट किट्स जो थी वो पंजाब में यूज़ की, पिम्स में यूज़ की, दीगर जगहों पे यूज़ की। तो हम तो इसके लिए यही कह सकते हैं कि उनको एहतियात करनी चाहिए। जिसके लिए माहिरीन कहें कि ये टेस्ट किट की जो एक्यूरेसी है वो 35% है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वहाँ पे जो रिज़ल्ट हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या एक्यूरेट है या नहीं है। हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, हम वफाक गवर्नमेंट के साथ और सब सूबे एक पेज पे होना चाहते हैं। तो ये इस तरह की बात नहीं है कि कौन लीड ले रहा है या किसको कौन फॉलो करे। फॉलो तो वैसे सब ने मुराद अली शाह साहब को ही किया है, पहले स्टेप्स उन्होंने नहीं लिया था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया कि उनकी एक्यूरेसी 30 to 35% थी। हम आगे चलकर फवाद चौधरी साहब से ये सवाल ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ कर दिया है। शाह साहब, लेकिन मुझे आप ये ज़रा बता दीजिएगा, चंद रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे शो में कहा था कि जो क्वारंटीन फैसिलिटी कायम होनी है रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में, वो वफाक और सूबाई हुकूमत ने मिलकर कायम करनी है। कराची एयरपोर्ट से मुताल्लिक क्या किया आप लोगों ने वफाक से मिलकर? देखिए, हमने एयरपोर्ट्स की वजह से ही कराची में जो क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे, जिसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है और एक नहीं 2-4 बनाए हैं। और कराची में है, हैदराबाद में, कोटड़ी में, नवाबशाह में, सखर में, लाड़काना में, जैकमाबाद में, खैरपुर में और भी दीगर जगहों पे, और इनको और मज़ीद इनको बेहतर किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स के लिए तो ये था कि जो भी लोग बाहर से आएंगे वो होटल्स में उनको ठहराया जाएगा और बाकी हमारे पास इंतज़ामात है। सिर्फ कराची में एक जगह पे जो हमारा क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे 4,000 के करीब कैपेसिटी है कि वहाँ पे हम उन्हें रख सकते हैं और उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। शाह साहब, हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स पर काम किया तो हमको एक आरा सुनने को मिली, मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जो रिक्शा चलाते हैं ना, जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं मोटरसाइकिल में लोग सफ़र कर सकते हैं, गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, तो हम सवारी को क्यों नहीं लेके जा सकते? हम शाम में रोटी अपने घर के लिए क्यों नहीं लेके जा सकते? अब ज़रा ये फरमाइएगा कि ये लोग के जो रिक्शा चलाते हैं या वो जो इसको अपनी सवारी बनाते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनके लिए बेहतरीन है, उनके लिए सहूलत है, क्या करें वो लोग फिर इस सिचुएशन में? देखिए, रिक्शे की ये शिकायत आ रही थी कि एक रिक्शे में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे थे, तो इस वजह से उनके लिए ये पाबंदी लगाई गई। अदरवाइज़ आप देख लें कि गाड़ी में भी वैसे तो 2 के लिए है कि कार में, जीप में 2 लोग जाएं, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो 3, जिसकी मिसाल आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद दी। और यहाँ भी जब कराची में भी वो इसी तरह
जहाँ भी जाएं तो एक गाड़ी में 2 ही होते हैं, एक ड्राइव करता है, एक वो खुद बैठते हैं या खुद ड्राइव करते हैं। आज सक्खर में भी उन्होंने वही मिसाल कायम की। तो रक्षा का इशू ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा सवारियां देखी गई, जिसके वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में तस्वीर, तो इस वजह से उनमें ये रुका हुआ, अदरवाइज़ उनको नहीं रोका गया। अच्छा, यानी हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर एक रिक्शे में एक सवारी है तो उसको इजाज़त होगी, इसके लिए हमें दोबारा से बाहर जाकर देखना होगा, क्योंकि रिक्शे वाले ये कंप्लेन करते हैं कि अगर एक सवारी भी है तब भी उन्हें रोका जाता है और उनको इजाज़त नहीं है नाकों से गुजरने की। शाह साहब, अब ज़रा ये बताइएगा, जो आप लोगों की तरफ से एडवाइजरी या SOPs कह लें जो जारी की गई कि जो भी सेक्टर इस वक्त खुला है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पिक एंड ड्रॉप का इंतज़ाम वो एम्प्लॉयर ख़ुद करेगा, आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉयर पर बोझ है? उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन सर्विस जो कराची में थी उसको इजाज़त दे दी जाए विद SOPs कि 1/3 पैसेंजर्स लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता ये दोनों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी? इंडस्ट्रीज़ के लिए जो SOP दिया गया है उसमें पहले तो जो लोग जिस मिल में, जिन मिलों की, जिन इंडस्ट्रीज़ की लेबर कॉलोनीज़ अंदर हैं उनको भी इजाज़त थी। फिर अगर कुछ लोग वो बाहर से लाते हैं तो उनके लिए वो अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और जिसमें वो ख्याल रखेंगे कि वो डिस्टेंस भी उसमें रखा जाए और दीगर चीज़ों पर भी अमल किया जाए। तो वो SOP है जो इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त दी गई है, जिनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो SOPs पर जो अमल करेगा उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, जो अमल नहीं करेगा जाहिर है उस पर एक्शन लेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। सब साथ मौजूद है, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज़ इसको रिकन्सिडर कीजिए, क्योंकि अगर एक मिल मालिक या एक इंडस्ट्री का मालिक अगर एक गाड़ी निकालेगा और कराची के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर एम्प्लॉयज़ को पिक करके लाएगी, ये एक बोझ है, बजाय इसके कि अगर एक और सर्विस चल रही हो जो कि एक ही इलाके से लोगों को लाए और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पर लेकर आएगी, तो उससे फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कर दी। आपको पता है एक बहुत अच्छी बात है और वो ये कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं ना, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और अगर हम ट्रैफिक वार्डन्स को छोड़ देते हैं, हम फिलहाल रेंजर्स की बात नहीं करते, हम पुलिस की बात कर लेते हैं, ये न सिर्फ ये कि हमको बचा रहे हैं कोरोना से, ये खुद भी बचे रहे, उसकी तदबीर कर रहे हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हो? पुलिस को हैंड्स अप करा दिया है पुलिस को हैंड्स अप करा दिया, कोरोना ने सबको हैंड्स अप करा दिया है। अच्छा जी, डिफेंस थाने की किरण बात कर रही है, यहाँ पर वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिया गया है और यहाँ पर रोजाना कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा अहलकार अफसरान के अलावा शहरी भी रुख करते हैं। इस वक्त भी अगर शहरी रुख कर रहे हैं, करना तो नहीं चाहिए, अब तो होना ही चाहिए कि आप कॉल करें, जो भी कंप्लेन आपकी, जितना आप मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें बहुत ज़रूरी है होना इसको। एनीवेज, इस वॉक थ्रू गेट से मुतालिक मजीद बात करते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए कराची पुलिस फ्रंट लाइन पर काम कर रही है और ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के जो इक़दाम है वो भी किए जा रहे हैं कि ज़िला साउथ पहला ऐसा ज़िला है जिसके डिफेंस थाने में जो फैसिलिटी है, वॉक थ्रू सैनिटाइजिंग गेट है, वो यहाँ पर नस्ब किया गया है। अगर कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर थाने में रोज़ाना की तादाद में बड़ी तादाद आवाम की आती है और थाने एक ऐसी जगह है जो लॉकडाउन की सूरत हाल में भी बंद नहीं होते और इसके साथ साथ तकरीबन हर थाने में कराची के 150 से ज़ायद एहलकार 3 शिफ्टों में आते हैं यहाँ पर जो फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। SSP साउथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या वजह है और क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं सैनिटाइजिंग के लिए। जी वजह तो यही है कि सिपाही यहाँ पे आ रहे हैं, पब्लिक ऑफिस से पब्लिक भी आ रही है और इस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए कि चीज़ फैले ना, इसलिए यहाँ इसको इंस्टॉल किया गया है। इसमें जो लिक्विड यूज़ हो रहा है उसमें इथनॉल, अल्कोहल है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन। उसमें जो कंपनी जिसने लगा के दिया उनके पास सर्टिफाइड है कि ये चीज़ें हैं जो कोरोना को ख़त्म करती हैं। तो उन्होंने खुद ही एक SOP बना के हमें दिया है कि किस तरह से इसमें एंटर होना है। गोलाई से हम घूमेंगे, जो कपड़ों में और जूतों में मौजूद हैं अगर वायरस, तो उसका वहाँ पे खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा भी हम पूरी एहतियात कर रहे हैं, उसके इस गेट के गुजरने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क का, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, हाथ धोने का इस्तेमाल है, वो सब पे किया जा रहा है। थानों को, जितने भी थाने हमारे, वो रेगुलर तौर पर उनको स्प्रे करवाया जा रहा है एंटीवायरस के केमिकल के थ्रू, ताकि इनको साफ रखा जाए।
बिल्कुल एक अच्छा इकदाम है कराची पुलिस की जानिब से, क्योंकि एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ एहलकार बल्कि आवाम का भी एक रश होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसाइल लेके जो है आवाम थानों का रुख करते हैं, तो ऐसे में इसकी अशद ज़रूरत है ताकि ना सिर्फ इसका फैलाव रोका जाए बल्कि एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया जाए, ताकि ना सिर्फ नफरी पुलिस एहलकारों को एक दूसरे में जो है इसके सिम्टम्स ना मुंतकिल हों, बल्कि आवाम अगर कोई आते तो उसको भी ऐसा कोई जो ट्रांसफ़र होने का जो शुबा है वो ना हो। जी साउद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया किरण। और जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसमें अल्कोहल भी है, क्योंकि जब भी हम सैनिटाइज़र की बात करते हैं हम कहते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो वायरस मरेगा। इसके अलावा जो हमने टनल्स की बात की है या वॉक थ्रू सैनिटाइज़र गेट्स की बात की, उसमें नॉर्मली हमने कहा है कि क्लोरीन वाला पानी उसका स्प्रे किया जाता है। इफेक्टिव है, मैं ये नहीं कह रहा इफेक्टिव नहीं, बट ये जो गेट है मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसको रेप्लिकेट करना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पर हुआ भी है, कुछ जो कम्युनिटी हॉल्स वगैरह बने हुए हैं या जो प्रेमिसेस के अंदर अंदर मसाजिद बनी हुई हैं कुछ एरियाज में, वहाँ पर इसको इंश्योर भी किया गया। एक दो जगहों को मैं जानती हूँ, इस वजह से मैंने That's very good. अच्छा, दुनिया भर में इसको कोरोना को डिफीट देने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। 21 लाख से भी ज़्यादा ये हो चुकी है। हलाकतें भी हुई हैं और वो 1,45,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। अमेरिका में सूरत हाल मुसलसल ख़राब है। जो वो ऐलान करते हैं उन्हें वापस लेना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है। हालात ऐसे एक दिन में 2100 से भी ज़्यादा जान से गए अफराद। यहाँ 29,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में भी मजीद 861 शहरी जान से गए। फ्रांस में 753, इटली में 525 और स्पेन में मजीद 503 अफराद जान से गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मरहलावार पाबंदियां हटाने का ऐलान किया। कहा एहतियाती तदबीर के साथ मुआशी सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। किस रियासत में कारोबार खोलना है, कहां पर क्या करना है, हालात देखकर ये फैसला उन्होंने गवर्नर्स के ऊपर छोड़ा। तो ग्राफ था, कहाँ पर अमवात का ग्राफ किस तरह से या ऊपर जा रहा है, कहीं पर नीचे जा रहा है, क्योंकि हर किसी की कोशिश ये है कि ग्राफ फ्लैटन हो, जो ग्राफ है वो नीचे जाए, डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में आए। जब हम इंतज़ामात की बात कर लेते हैं, लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, सख्तियों की बात कर लेते हैं, तो कहीं इंतज़ामात सख्त हैं और कहीं पर अब नरमी हो रही है। हालांकि WHO ने क्लियरली कहा है कि लॉकडाउन अगर खोलना भी है तो एक तो मरहलावार खोलना है, फ़ौरन नहीं खोलना, ये वक्त नहीं है लॉकडाउन में नरमी करने का, ये भी WHO की तरफ से कहा गया है। पर दुनिया भर की सूरत हाल क्या है लॉकडाउन को लेकर, देखते हैं रिपोर्ट में। सारे के सारे मामलात हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं की जा रही, कहीं कहीं पर कोताही हो रही है। और ये कहीं कहीं पर भी कोताही हो रही है ना, ये कोताही छोटी है लेकिन खुमियाजा बड़ा भुगतना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ 24 घंटे के दौरान 497 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,025 हो चुकी है। और कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस सिलसिले में ये बताया कि जो एक्टिव केसेस हैं ना उनकी तादाद 5,125 है। अच्छा, कुछ और जो फिगर्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरहम खान हमारे साथ हैं। अरहम खान, जहां जहां पर एहतियात नहीं बरती जा रही वहां वहां पर केसेस रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, ये जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार है ये बताइए। जी बिल्कुल किरण, ऐसा ही हो रहा है। मकामी तौर पर 59% जो केसेस हैं वो फैल चुके हैं, जबकि अगर हम बैरून मुल्क से आए लोगों की बात करें तो वो अब 41% रह गए हैं। और बहुत जल्द अगर लोगों ने एहतियात ना की तो ये रेशो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि 7,025 तक तादाद पहुंच गई है और एक्टिव केसेस की तादाद 5,125 है और 497 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों के दौरान। पंजाब में जो है अगर उसकी तादाद की बात करें तो 3,276 केसेस हैं। सिंध में 2,008 केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 993, इस्लामाबाद में 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद तादाद 154 तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 245, आज़ाद कश्मीर में 46 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जी जी अरहम, मुझे ये बता सकती हैं आप कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर नए केसेस कितने हैं? जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अब जो टोटल तादाद है, क्योंकि कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एक मजमूई तादाद जारी करता है, तो वो 245 केसेस अब तक गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। इस बारे में बात हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर यहाँ पर कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है।
बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन में जहाँ जहाँ पे भी एहतियात की जाएगी वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में हमने यही देखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुएब के केसेस की जो तादाद है वो बढ़ नहीं रही और 46 का सिर्फ एक फिगर हमारे सामने आ रहा है और कल तक भी अगर हम बात करें तो इसमें हमें कुछ ज्यादा इजाफा देखने में नहीं आया, जबकि बिल्किस बल्तिस्तान में भी यही है। सही। पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा हम सूरत हाल देख रहे हैं, खराब हो रही है। इस्लामाबाद, इसका मतलब है कि कोताही यहाँ पर ज्यादा हो रही है और वो कोताही सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो रही, वो कोताही हर लेवल पर हो रही है। लेकिन जिम्मेदारी जब हम कहते हैं किस पर, तो जिम्मेदारी भी सब पर है। इंडिविजुअल ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि जहाँ जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं किया गया, और ज़ाहिर है किसी ने आकर तो कहना नहीं कि भैया 6 फुट का फासला कर लो, आपने ये खुद करना है। बाज़ जगह पे तो वो पुलिस एहलकार बेचारे कहते चले जा रहे हैं कि नहीं करो नहीं करो भाई, मजमा नहीं लगाओ, तब तक कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में। बहरहाल अगर हम ख्याल रखेंगे तो फिर हम किसी का ख्याल रखने के लायक रहेंगे। ये सारे हालात ऐसे हैं। इकॉनमी सफ़र कर रही थी, उसके बारे में बात कर लें। इकॉनमी सफ़र कर रही है, हो सकता है अब कुछ सहूलत आ जाए। IMF ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ मज़ीद फंड्स की मंजूरी दे दी है। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर देगा। ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान कोरोना से बचाव के भरपूर इक़दामात कर रहा है। ये फंड 6 अरब डॉलर्स के जारी प्रोग्राम के अलावा हैं और इस पर कोरोना वायरस के असरात कम होने के बाद बातचीत की जाएगी। यानी जितनी अच्छी हमारी कोरोना के खिलाफ जंग होगी उतना बेहतर हमारा जो एक उसका एक समर है ना, इकॉनमी की बेहतरी की सूरत में हमको मिल पाएगा। कुछ कहीं ना कहीं से हमारी ज़िंदगी में सहूलत आ पाएगी। अच्छा, अब ज़रा ये भी जानिए कि मरकज़ी बैंक का बड़ा फैसला क्या रहा। शरह सूद में मज़ीद 2% कमी कर दी गई। 1 महीने के दौरान शरह सूद 4.25% कम होकर 9% पर आ गई। तो जनाब इसकी सारी की सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं शकील अहमद की रिपोर्ट में। कारोबारी तबके और सनतकारों के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी। पॉलिसी रेट 11% से कम होकर 9% पर आ गया। फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास में किया गया। 1 माह के दौरान शरह सूद में 4.25% कमी की गई। मरकजी बैंक ने मजीद पॉलिसी इकदाम करने का इंदिया भी दे दिया। हुक्काम के मुताबिक कोरोना से पैदा गैर यकीनी सूरत हाल के बायस इस साल मुआशी शरह नमू मनफी 1.5% रहेगी। महंगाई भी 11 से 12% के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम अगले बरस रिकवरी से शरह नमू 2% और महंगाई 7 से 9% की सतह पर आ जाएगी। वर्कर्स को बेरोजगार न करने वाली कंपनियों को रियायती कर्जे दिए जाएंगे। असल रकम की अदायगी में भी 1 साल की तौसीह दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि IMF से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर समेत आलमी इदारों से मुमकिना हंगामी मदद मिलने और कर्जों की रीशेड्यूलिंग से गुंजाइश पैदा होगी। तेल समेत दरामदी बिल में भी नुमाया कमी से ज़र मुबादला ज़खायर अगले 4 से 6 हफ्तों के लिए काफी होंगे। अब हॉट मनी जाने से भी ज्यादा मसला पैदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हालिया दिनों में शरह सूद में कमी का इंदिया दिया था। इस हवाले से स्टेट बैंक कारोबारी तबके की जानिब से भी शदीद दबाव में था। मुश्किल वक्त है और हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है और हर लेवल पर देना है। अगर हम ये बात कर लें कि जो मुतासरीन है इस वक्त, जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है और जिनके घर फाकों की नौबत आ गई है, उनको सपोर्ट कैसे करना है और कैसे किया जा रहा है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काम करी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम सराहते हैं। आज हम बात करेंगे अल-खिदमत फाउंडेशन की। अल-खिदमत फाउंडेशन भी दीगर समाजी इदारों की तरह जो मुश्किल में फंसे मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद में मसरूफ़ है। न सिर्फ घर घर राशन फराहम किया जा रहा है बल्कि दीगर रोज़मर्रा ज़रूरियात को भी पूरा किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि आज हम इसके ऊपर तफसील के साथ बात करते हैं। हमारा साथ देंगे नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन इंजीनियर उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, बड़ा बर वक्त कर रहे हैं सब कुछ। इससे पहले कि हम आपकी उन अच्छी और बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव्स के ऊपर जाएं, ये बताइए कि ये यहाँ कराची में बैठकर कुछ फ़ैसले आप लोग कर चुके थे, कुछ प्लान्स आप लोग बना चुके थे, या फिर आपको गाइडलाइंस आई, ये कहा गया कि इनके ऊपर काम करो, मंसूरा से आई ये बात कि भाई ये हिदायत है, इसके ऊपर काम करना है? पहले थोड़ा सा ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अल-खिदमत फाउंडेशन मुस्तकिल ही काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि कोरोना शुरू हुआ तो हमने कुछ सोचा कि कुछ काम कर लें। हमारा ये रिफाई काम जो है, अल-खिदमत का काम जो है, ये मुस्तकिल चल रहा होता है। बस हमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना होता है कि जैसे जैसे हिदायत ऊपर से आ जाएँ तो उसके मुताबिक जो अपनी चीज़ें करनी होती हैं। बाकी टीम पूरी नीचे मौजूद होती है, वॉलंटियर सारे पूरे नीचे मौजूद होते हैं और उसी खिदमत को जो है वो हम थोड़ा सा तब्दील करके अपने लोगों तक पहुँच जाते हैं। तो बिल्कुल आगाज़ के अंदर तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये मार्च के बिल्कुल आगाज़ के अंदर जो है वो जब ये मसला आया है पूरी दुनिया के अंदर, तो उस वक्त हमने ये कोशिश की कि लोगों को आगाह करें,
कि किस तरीके से उन्होंने छींक लेनी है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस रखना है, किस तरीके से हाथ धोने हैं, किस तरीके से सफाई रखनी है अपने घरों के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी। तो ये एक बहुत बड़ा काम था कि लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाए कि ये कौन सी चीज़ आ रही है। और हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था, तो हमने आगाज़ के अंदर यही काम किया कि लोगों को आगाह किया जाए। और उसके फिर बात जब आगे बढ़ी तो उस वक्त भी अभी गवर्नमेंट ने या बाकी लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी, तो हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई हॉस्पिटल हैं 48 के करीब, वो हमने सारे गवर्नमेंट को ऑफ़र कर दिए थे कि आप इसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी 300 एम्बुलेंस का स्क्वाड है और वो हमने पूरा ऑफ़र कर दिया था कि आप जिस तरह चाहें इसको इस्तेमाल कर लें। इस तरह हमारे डॉक्टर्स जो मौजूद थे, वॉलंटियर्स जो मौजूद थे, हमने उनको भी हुकूमत के पेरोल पे दे दिया था कि जी आप जिस तरीके से चाहें इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एक तो ये कि जिसका चूल्हा ठंडा है उसका सहारा बना जाए, उसका हाथ पकड़ा जाए बुनियादी तौर से, और उसका जो किचन का सामान है ना उसको एटलीस्ट वो राशन का बैग उसको पहुंचाया जाए। तो वो राशन का बैग उस तक पहुंचाना और डिसिप्लिन के साथ में पहुंचाना, सारी की सारी एहतियात के साथ में पहुंचाना। अब तो आप लोग फरवरी से सबके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ हमें इस बारे में बताइए। देखिए, खिदमत फाउंडेशन वैसे तो रमज़ान के महीने के अंदर पूरी कोशिश करती है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम ये राशन की तकसीम का काम करते हैं, लेकिन जब ये वबा स्टार्ट हुई है तो इसकी जो मैंने अभी बताया कि हम पहले आगाही मुहिम जो है वो चला रहे थे, उसके साथ साथ भी हमने मुहिम ये भी चलाई कि रुजू इल्लाह किया जाए, यानी कि ये जो वबा पूरी दुनिया के अंदर आ गई है और शायद हमारी ज़िंदगी में तो पहली बार हमने देखा है कि इंसान की इतनी बेबसी है कि वो कुछ भी उसमें कर नहीं पा रहा है, और पूरी दुनिया के इंसान और टेक्नोलॉजी और सब कुछ जो है वो बेबस होकर रह गई है। तो उसके लिए हमने कोशिश की कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए, वापस उसकी तरफ पलटा जाए। और जो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो वबा है और ये पूरी दुनिया की इंसानी तारीख़ के अंदर जो क्वारंटाइन जिसे हम आजकल कह रहे हैं, इंसानी तारीख़ के अंदर सबसे ख़तरनाक क्वारंटाइन जो है यूनुस अलैहिस्सलाम पर आया था, जब उनको मछली ने निगल लिया था और वहाँ पे वो अंधेरे के अंदर, बीमारी के अंदर, बू के अंदर और क्वारंटाइन के अंदर रहे थे। और उन्होंने ये दुआ की थी अल्लाह ताला से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो उसको हमने बढ़ाया कि हम अगर इस क्वारंटाइन से निकलना चाहते हैं तो हम इस दुआ को जो है मुस्तकिल पढ़ें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और इस दुआ के अंदर भी 3 चीज़ें हैं सिर्फ। इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान है, उसकी पाकी बयान की गई है और अपने कोताहियों पर और गुनाहों पर जो है माफ़ी मांगी गई है। तो ये अगर हम 3 चीज़ें कर लें तो हम शायद इससे निकल जाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये वबा आ गई है तो हमें इससे निमटना किस तरीके से है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक पेज पे होना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मेरे और आपके लड़ने से कोरोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आप पे इल्ज़ाम दे दूँ, आप मुझ पर इल्ज़ाम दे दें। सियासी जमात के लड़ने से कोई फ़र्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए किस तरीके से हम ये मुश्किल से एक कौम बनने का, इस मुश्किल से निकलने का। और सबके ऊपर एक जैसी है ये, कोई ऐसा नहीं है कि जो विफाक में बैठा है या सिंध में बैठा है या घर पे बैठा है, क्योंकि लोगों में मुख्तलिफ आएगी और देख कर आएगी कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सब पे एक साथ आ गई है। इसलिए हम सबको मिलकर यकजा होकर एक दूसरे की हेल्प करके इसको लेके चलना पड़ेगा। ये आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, इस वक्त भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को अभी भी लगता है कि कोरोना शोरोना तो कुछ भी नहीं, ये सारी की सारी बातें हैं। तो मुझे ना, मैं ये चाह रही थी कि इससे पहले कि हम आपसे कुछ और सवाल करें ना, ये आप आम आदमी को इस वक्त समझा सकते हैं कि वाकई कोरोना है, वाकई डर जाओ, वाकई मोहतात हो जाओ? देखिए, इसमें तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में हमने 1-2 महीना गुजार लिया है, लेकिन मुझे हैरत है कि मैं ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बेचारे अनपढ़ हैं, दिहाड़ी वाले हैं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे कहने लगे मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी तक कि कोई ऐसी लोगों ने चीज़ बनाई हुई है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि चीज़ बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। बहरहाल ये जो एहतियात है, तदाबीर हैं, इनको हमें लाजमी करना चाहिए और इसको अपनी वैसी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। सही, मतलब सिर्फ ये कोरोना के लिए नहीं, जैसे मैं अभी कह रहा था कि हमारी कुछ आदतें शायद बेहतर हो जाएंगी इस कोरोना के बाद, तो हमें मुस्तकिल सफाई का भी, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंस का भी, और एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की मदद करना, और शाम अपनी फैमिली के साथ गुजारना, अपने घर रहना। एग्जैक्टली, उस पर कोई लॉकडाउन नहीं है। अच्छा सर, सॉरी आपकी बात कट रही है। मैं अल खिदमत फाउंडेशन से मुतालिक आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, वो ट्रांसजेंडर्स हैं, और अगर हम अक़लियती बरादरी की बात करें, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, प्लीज़ इस बारे में भी बताएं। देखिए, इसमें तो हमने जब ये स्टार्ट किया तो उसके बाद सिराजुल हक साहब ने ख़ुद इस पूरे रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसकी कमांड कर रहे हैं,
और वो मुस्तकिल हमें वहाँ से हिदायत और चीज़ें देख के, हालांकि हमारे उस तरीके से जहन में नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ से कहा कि ये सबका मसला है, इसलिए हमने किसी तफरीक के बगैर कोई चीज़ नहीं, तो हम जो अपनी मसाजिद के अंदर हम सारे स्प्रे कर रहे हैं और उनको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से जाके मंदिरों के अंदर भी, चर्चिज़ के अंदर भी, गुरुद्वारों के अंदर भी, और हमने पूरे पाकिस्तान के जो चर्चिज़ हैं, गुरुद्वारे हैं और मंदिर हैं, शायद हमारे वॉलंटियर जो पहली बार उनमें गए होंगे और वहाँ पे जाके हमने ये सब चीज़ की है। उसके साथ साथ हमने जितने थाने हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन जहाँ पर आ गए हैं, हॉस्पिटल्स आ गए हैं, उन सबको भी हमने जाके सैनिटाइज़ किया। हालांकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम जो कर सकते थे हमने अपने कारकुन को कहा कि इन सबको आप जाके करें। उसके अलावा सिराज साहब ने ये ट्रांसजेंडर का जो बहुत बड़ा मसला था, ख्वाजा सराका के, जिनकी लॉकडाउन में ही रहते हैं, सोशल डिस्टेंस में रहते हैं वो, लेकिन उनके खाने का जो एक बहुत बड़ा मसला था वो उन्होंने फ़ौरन टेकअप किया और पूरे पाकिस्तान में हिदायत की कि जाकर उनको दिया जाए। और हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग, यानी कि जब वहाँ से हिदायत आई तो एक छोटे से गांव के अंदर भी हमारी टीम मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं, और बड़े बड़े शहरों के अंदर ये मौजूद हैं, और वहाँ पे ढूंढ के, हम वैसे तो नहीं जानते कहाँ पे रहते हैं, ये क्या चीज़ होती है, तो ढूंढ के हमने निकाल के वहाँ तक पहुँचे। एक और प्लीज़ मुझे बात बता दीजिएगा, जब हम देखते हैं कि इदारे और इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रही हैं और राशन तकसीम पर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन इस चीज़ को देखा जा रहा है किसी फैमिली को शायद मेडिसिन चाहिए हो, किसी फैमिली को शायद बच्चों का दूध चाहिए, और किसी फैमिली के पास राशन हो लेकिन घर का रेंट और बिल्स अदा करने, उसको देखा जा रहा है आपकी तरफ से? देखें, हम तो जो अभी तक हम 1 अरब 10 करोड़ रुपए की तकरीबन हम इमदाद कर चुके हैं, और इसमें कोई हमने ये नहीं रखा है कि सिर्फ इसी काम के लिए होगी और बाकी चीज़ों के लिए, जिसका जो मसला है वो आके बताया। बहुत सारी जगहों पे तो हमने पैसे दिए हैं, यानी कि जिसको जो ज़रूरत है वो आपको बता सकता है और उसी तरह से उसको फैसिलिटेट वो खुद पूरी कर सकता है कि अपनी दवाई लेनी है, दूध लेना है। बाज़ जगहों पे तो हमारी खिदमत ने दूध के स्टॉल भी लगाए हैं कि बच्चे अपना फीडर लेकर आएँ, बहुत छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर, जो कच्ची आबादियों के अंदर, कि फीडर लेकर आए और फीडर भरवा के ये शॉक क्यूट हो गया, ये शॉक क्यूट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन और वहाँ पर काम करने वाले, अपनी खिदमत पेश करने वाले, मेहनत करने वाले ख़वातीन की बड़ी तादाद है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में भी बताइए, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। ख़वातीन भी हमारा एक हिस्सा है हमारे माशरे का, और हमने पूरी कोशिश की है कि जिस तरीके से हम मर्द लोगों को कर रहे हैं, इस तरीके से ख़वातीन भी जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद हैं, बेवा हैं और बाकी उनकी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा किया जाए। वैसे तो हमारे तकरीबन ज़्यादातर वॉलंटियर्स मर्द हज़रात ही हैं जो पूरे घरों पे जाके ये कोशिश कर रहे होते हैं, मोहल्लों के अंदर रह रहे होते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊँ कि हमने ये कोई बाहर से जाके काम नहीं करना होता। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं वो अपने मोहल्लों के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, तो उनको पता है कि हमारे माशरे के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो ख़वातीन विंग है अल खिदमत फाउंडेशन का, उन्होंने ख़ुद भी इस बात की कोशिश की है कि वो फ़ोन पे भी हमें इतला करती हैं कि वहाँ पे पहुँचाएँ, और ख़ुद भी वो निकली हैं जाके लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम, यानी कि हिंदू बरादरी हमारी, जिसे हम पाकिस्तानी बरादरी कहते हैं, इसमें क्रिश्चियन शामिल हैं, बाकी लोग शामिल हैं, जब हम उनकी कर रहे हैं तो बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए देखें, एक और सेक्टर जो हमें वैसे हमारे जहन में नहीं था, ये ट्रेनें बंद हो गई हैं, और तकरीबन पिछले 20 दिन से हमारी रेलवे जो है वो बंद है, और तकरीबन 2000 कुली हैं जो हमारे स्टेशनों पे काम करते हैं, जिनका बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। और आपको मज़े की बात यह है कि हुकूमत के पास उन 2000 लोगों को भी कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। और हम सिराजुल हक साहब ने हफ्ता पहले जो है वो पूरा इसका ऐलान किया, और कल हमने पूरे 2000 कुलियों को जो है वो उनका घर का राशन जो है वो पहुंचाया है, और कल इस ऑपरेशन को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसलिए जो भी जगह हमें मिल रही है, यानी कि जहाँ पर भी कोई मसला है, आप लोग भी अगर बताना चाहें तो हमें बताएं, तो हम उसको इंशाल्लाह लाजमी एड्रेस भी करेंगे, उन तक पहुँचाएँगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जिसे हम डॉक्टर्स और नर्सेज जो हमारी हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। पूरा हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी, आपको भी याद होगा कि कोयटा के अंदर भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जहाँ पे डॉक्टर्स को मारा भी गया इस सिलसिले में, और हमने अगले दिन ही 200 किट्स जो हैं उनको पहुँचाई। इस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर है सक्खर के अंदर, वहाँ पे हमने 400 किट्स जो हैं वो लोगों को पहुँचाई हैं, ताकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। देखें, डॉक्टर्स को जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको फुल इक्विप्ड नहीं करेंगे, वो आप लोगों की खिदमत भी नहीं कर सकेंगे। आप अपनी आर्मी को आर्म्स एंड एमुनेशन ना दें और कहें जाओ लड़ो, वो मरने के लिए भेजते हैं ना, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आप जाके मर जाएं वहाँ पर। वल्नरेबल है इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि अगर इक्विपमेंट नहीं होगा और वो ट्रीटमेंट करेंगे तो ना वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे, बल्कि वो वायरस उनको भी करेगा, उनकी वजह से कम्युनिटी में फैलेगा। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद आप, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। जिस तरह के वो खुद भी बता रहे थे किरण के, जिसको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो रही है, और उससे भी बढ़कर ये कि ज़रूरतमंद को बताना नहीं पड़ रहा कि मुझे ज़रूरत है, मुझ तक पहुँच जाइए या मुझे जगह बताइए मैं पहुँचूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे मदद करनी है। एग्जैक्टली। हमें अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात हम कर लेते हैं फैसलाबाद की। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रश को कम करना और कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है, जिसमें अब हो ये रहा है कि जो साइलिन है वो घर बैठे बआसानी अपने केस से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं कि अगर डेट मिल रही है तो क्या मिल रही है, अगर कार्रवाई हुई है तो क्या, और अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है तो क्या। इस पर अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। नई तारीख का पता करना हो या लेना हो अदालती कार्रवाई का जायजा, अब अदालत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने ऑनलाइन वेबसाइट का आगाज कर दिया, जहां पर साइलिन को सिर्फ एक क्लिक पर घर बैठे मुकदमे से मुतल्लिक तमाम मालूमात बआसानी मिल जाएंगी। लोगों को कचहरी में कोर्ट्स में आने के लिए पाबंदी नहीं है कि वो अपने केस की कार्रवाई ज़रूर सुनने के लिए घर बैठे सारी मालूमात हासिल हो सकेंगी। अपने केस की आज की कार्रवाई जो है वो भी अवेलेबल है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी उनकी अवेलेबल है। कोरोना वायरस से बचाव और अदालतों में रश को कम करने के लिए मुतारिफ करवाए गए ऑनलाइन सिस्टम ने साइलिन की मुश्किलात भी हल कर दी। इधर हम आए थे डेट के लिए, तो इधर आके हमें पता चला है कि ऑनलाइन इन्होंने स्टेटस अपडेट कर दिए हैं। काफ़ी फ़ायदा होगा, आने जाने की दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी। जो कोरोना की वजह से आने जाने का मसला वो भी हल हो गया है, और जो किराया वगैरह जो लगता था वो भी बच जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए गवाहों के वीडियो लिंक बयान और मुकदमे की ऑनलाइन समाअत भी मुमकिन बनाई गई है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। जनाब, इसी सारे सिलसिले में बात करेंगे। राना मसूद अख्तर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, वेलकम टू नियादिन। इस वेबसाइट के ज़रिए साइलिन के कौन कौन से मसाइल हैं कि जो हल हो सकेंगे? मैं सहूलतों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। क्या कोरोना वायरस के बायस जो अर्जेंट केसेस की समाअत हो रही है, कुछ इसकी तफसीलात भी इस वेबसाइट से मिल सकेगी? ये वेबसाइट हमारी इसमें 80,000 मुकदमा जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में इस वक्त ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, उन सब की तफसीलात हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। इन 80,000 मुकदमात में जितने फ़रीक़ैन इनमें इन्वॉल्व हैं, उन सब को तमाम इंफॉर्मेशन जो उनके केस के बारे में है सारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कॉज लिस्ट हमारी जो है वो ऑनलाइन है सारी अदालतों की। कोई भी फ़रीक मुकदमा, किसी भी मुकदमे की तफसीलात और आज की या किसी भी दिन की कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पे आने के लिए उसको कचहरी में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये कदम जो हमने लिया है, ये ख़ास तौर पे कोरोना वायरस जो है उसके फैलाव को रोकने के लिए कदम है कि यहाँ पे मेडिकल साइंस और डॉक्टर सबका ये एक मुतफ़िका तौर पे ये राय है कि कोरोना की दवाई नहीं है, इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप अपने आप को, अपनी मूवमेंट को महदूद करें। सही सर, ये तो बड़ा वे फॉरवर्ड भी है। यानी अगर कोई पटिशनर है, विटनेस है, वो ना आए, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले इस कार्रवाई को, तो हम इससे ये समझे किसी ने अगर बयान भी रिकॉर्ड कराना है तो वो भी ऑनलाइन करा सकेगा? जो ऑनलाइन एक्सेस है वो हम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और स्काइप पे भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है और यहाँ पे सिर्फ अर्जेंट नेचर के केसेस टेकअप हो रहे हैं, बयानात गवाहान के या एविडेंस किसी केस में रिकॉर्ड नहीं की जा रही। लेकिन हमारी इस वक्त ये जो वेबसाइट है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें ये कैपेसिटी है कि ये अल्लाह ताला के करम से जब ये मामलात सारे और सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी तो हम जो लोग किसी भी वजह से अदालत में आके अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकते, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि वो ऑनलाइन आएँ हमारे साथ, व्हाट्सएप पे या स्काइप पे हमारे पास वीडियो। इसके साथ साथ हमने तमाम जो तहसीलें हैं उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कनेक्ट कर दिया है। तो जो वहाँ पे तहसील हेडकोार्टर्स में जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं या जो हमारे ऑफिशल्स काम कर रहे हैं, उनको भी छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
इमरजेंसी में लिए गए, लेकिन ये अच्छे मामलात हैं, ये बहुत अच्छे इक़दामात हैं, इससे सिस्टम स्मूथ होता हुआ दिखाई तो ज़रूर दे रहा है। अब ये बताइएगा केसेस की जो समात है ये कितने वक्त के बाद अपलोड कर दी जाएगी, और ये जो सिस्टम है क्या इसको मुस्तक़बिल में भी अपनाया जाएगा? क्या ये जो सहूलत है ये मुस्तक़बिल में भी मिलेगी? ये केस जब समात होगा तो उस पर समात मुकम्मल होने के बाद अदालत एक आर्डर करती है जिसको इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, या दरमियानी हुक्म उस दिन का होता है। तो जो ही वो हुक्म अदालत पास करेगी तो वो स्टेनोग्राफ़र उसको टाइप करते हैं, स्टेनोग्राफ़र फौरी वो फ़ाइल डाटा एंट्री ऑपरेटर के हवाले करेंगे, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सारी कार्रवाई उस दिन की उस केस की सिस्टम में अपलोड कर देगा। तो वो बाय द एंड ऑफ द डे सारी कार्रवाई हर रोज़ की रोज़ जो है वो अपडेट होती रहेगी। सही, बहुत शुक्रिया मौजूद थे आप और इस ऑनलाइन सिस्टम से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तैयारी कहाँ तक पहुँची है और जो लोकल मेड कोरोना टेस्टिंग किट्स तैयार हो रही थी उससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। गुड मॉर्निंग फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं स्टार्ट टेस्टिंग किट से करना चाह रहा हूँ। कुछ देर पहले नासिर शाह साहब साथ मौजूद थे वज़ीर इत्तलात सिंध, उन्होंने कहा कि जो किट्स हमें प्रोवाइड की गई थी या जो किट्स हमें मिली थी, बल्कि प्रोवाइड ही कहते थे बिकॉज जो वफाक या NDMA से मिली थी, वो कहते हैं उसमें से कुछ किट्स ऐसी थी 35% उनकी ऑथेंटिसिटी थी, दैट्स उन्होंने वो रिटर्न कर दी। तो सर वो कह रहे हैं कि वो किट्स फिर पेम्स में भी यूटिलाइज हुई हैं और पंजाब में भी हुई हैं, हालांकि माहिरीन ने कहा था कि उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपके इल्म में है ये मामला? नहीं, आपको याद होगा कि सबसे पहले जो है तवज्जो मैंने ही ट्रू दैट हमारे शो में, यस आपके शो में मैंने ये बात की थी कि ये हमारे यहाँ देखें हो ये रहा था कि चाइना सिर्फ बना रहा था इस तरह का सामान सारा, चाहे ग्लव्स हों, चाहे टेस्टिंग किट्स हों, चाहे ये वेंटिलेटर्स वगैरह सारी चीज़ें। जब उनके ऊपर इतना बोझ आया इंडस्ट्री का तो पूरी दुनिया को ज़रूरत थी, पूरी दुनिया की ज़रूरत का सामान नहीं था उनके पास, लिहाजा बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने जो किट्स हैं वो बना के देनी शुरू कर दी जो कि सर्टिफाइड नहीं थी। अब मुझे तो खुद पता नहीं था, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ये हमने अपनी टेस्टिंग किट्स के लिए जब ड्रैप को अप्रोच किया और ड्रैप ने उनके जो CEO मेरे पास आए और उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस बताया कि ये हमने करना है, तो मैंने फिर उनसे ये सवाल पूछा कि जो इम्पोर्टेड किट्स आ रही हैं इनका ऊपर जो है वो आप ये सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि फवाद साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब हमने यही सवाल किया, उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, उन्होंने कहा ड्रैप अप्रूवल दे रहा होगा। नहीं, मैंने तो उनसे पूछा फिर कि आपने जब ये किया है तो आप जो है वो ये जो सामान आ रहा है आपका सर्टिफाइड है? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमसे तो नहीं, इनसे इमरजेंसी में आया है, चूंकि फौरी ज़रूरत थी तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमें बाईपास कर दिया। तो मैंने फिर उसके बाद ये कहा और फिर मैंने जो कंसर्न क्वार्टर्स थे वहाँ पर भी बात की कि भाई हम जो अपनी किट्स बना रहे हैं उनके ऊपर तो हम दुनिया जहान की रेगुलेशन लगा रहे हैं और जो बाहर से आ रही हैं वो उनको हम पूछ नहीं रहे हैं। तो फिर अब जाके खैर उन्होंने फिर बाद में अभी ड्राफ्ट ने मुझे अभी बताया है उन्होंने कि अब उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं और अब वो उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कर रहे हैं। मसला ये होता है ना, देखो इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट एक जो सेहतमंद मरीज को बीमार डिक्लेयर कर देंगे तो चलो तो वो तो ठीक हो जाएगा, अगर आप बीमार को सेहतमंद डिक्लेयर कर देंगे वो फिर फैलाएगा। बहुत सही कह रहे हैं। तो इसलिए तो हमने भी जो अपनी जो किट्स बनाई हैं उसमें मैंने पूरा ड्रैप को, हालांकि हमारे लोगों को बड़ी जल्दी थी कि इमरजेंसी है और ये सारा हम स्किप कर दें, तो मैंने यही अपने लोगों को भी दरख्वास्त की कि देखिए बात यह है कि इसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, तो हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हमारी कम हो जानी चाहिए, लेकिन हम क्वालिटी के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब हमने जो पहले टेस्ट किए तकरीबन 55 टेस्ट जो पहले मुकम्मल हुए उनमें तो 99% रिजल्ट है। ग्रेट। अब ड्रैप है वो कह रहा है कि आप 300 टेस्ट जो हैं वो हमारी सुपरविजन में करें। वो टेस्ट जो हैं वो शुरू हुए हैं। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब 55 टेस्ट पहले किए हैं और उनमें 99% रिजल्ट है तो इसमें भी इंशाल्लाह ये जो 300 टेस्ट हैं इनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ये सारे प्रोसेसेस मुकम्मल करके तो हमारी लाइसेंसिंग हो जाए। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ये कहा जाए कि अनथक मेहनत कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, गलत नहीं होगा। ये बताइए आपने ताज़ा ट्रेंड्स देखे
कोरोना जिस तरह से पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये मामला तो बिल्कुल अलग है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग न्यूयॉर्क के अमेरिका के कुछ फिगर्स देख रहे थे और जो हम वहाँ के माहिरीन की बात सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 लाख टेस्ट करेंगे तो कहीं 10,000 और कहीं 1,000 अफराद में डिटेक्ट होगा, पता चलेगा कि ये मज़ीद 1 लाख या 10 लाख लोगों को इन्फेक्ट करने तो नहीं जा रहे कहीं। सर, हम लोग टेस्टिंग अभी तक तो कर नहीं पाए हैं, आप लोग मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो ताज़ा ट्रेंड्स अब पाकिस्तान के हमारे सामने आ रहे हैं ना, वो थोड़े से ख़तरनाक हैं। सर, इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए था, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखो, खतरनाक तो है फ्रैंकली, और प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बाहर भी है प्रॉब्लम, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट जो है वो उस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह की बाहर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई में आप देखें, उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो आपका, हम आपको गैजेट पहना देंगे, अगर आप वायलेट करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जुर्माने बड़े बड़े कर दिए। हमारे यहाँ आप देखें कि जो इज्तिमात हैं, मजहबी इज्तिमात हैं, उनको आप इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। आपके लोग जिद में पड़ जाएं, 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों के पीछे सारे सोटी लेके तो नहीं खड़े हो सकते। वो तो को खुद ही अकल करनी है कि आप देखें क्या है। मैं तो इस पे भी सोचता हूँ कि लेट से आपने टेस्ट कर लिए और आपने 1 लाख बंदा पॉजिटिव आपका निकल आया, फिर आप क्या करेंगे? सवाल ये है कि आप यहाँ पे जो लोगों को, जो मीडिया ने भी बड़ी कोशिश भी, मीडिया भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, लोगों को एक थोड़ी अकल करनी है ना। और वो जो और इज्तिमा है, उस देखिए, इसका ताल्लुक किसी मजहब से, मसलक से, मुल्क से, शरीयत से, बेहतियाती से है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बेहतियाती से है। जहाँ जहाँ इज्तिमा होगा वहाँ वहाँ कोरोना फैलने का खदशा है। अब चाहे वो मजहबी इज्तिमा हो, चाहे समाजी इज्तिमा हो, चाहे सियासी इज्तिमा हो, तो हमें इज्तिमा से जो है वो गुरेज करना है। और वो अब अपील ही ज़्यादा मौसर तो यही है कि अपील ही हो, लोग खुद ही समझें। लेकिन अगर खुद नहीं समझेंगे तो फिर आपकी बात सही है, ये खतरनाक हो जाएगा मामला। हमारी आबादियां बहुत ज्यादा है, सही 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है पाकिस्तान। अभी तो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में ये 3-4 दिन पहले जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल है वो कह रहे हैं कि अब वो ये एपी सेंटर जो है ये मुल्क होंगे। तो अल्लाह करे, अब देखते हैं कि उनकी बात गलत हो और अल्लाह करे ऐसे ही हो। सर, तशवीश तो इस पे भी बढ़ती है ना कि कोरोना आ तो गया है, लेकिन जिन कंट्रीज में से ये देर से एग्जिट होगा, फिलहाल तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जाएगा बहुत देर से। कुछ ममालिक ऐसे हैं, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान उन ममालिक में ना हो कि कोरोना जहाँ बहुत देर से एग्जिट होगा, क्योंकि ये देर से गया तो बिल्कुल फिर उसके बाद में अनकंट्रोलेबल है आगे की बहुत सारी चीज़ें। देखिए, इस वक्त तो जवाब तो जाहिर है साइंस ने ही देना है ना, साइंस नहीं देना है। अभी इस वक्त ये है कि दुनिया में कोई 66 बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर चल रहे हैं, और उनमें से 43 जो रिजल्ट्स हैं, 43 ग्रुप्स जो हैं वो वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, बाकी कुछ ग्रुप एंटीबॉडीज पे काम कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं कुछ और दवाइयों पे काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग उनके ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया में मैं देखता हूँ हमारे यहाँ हो जाता है कि जी फलाना हमने वो ब्लड ले लिया और एंटीबॉडी, ये इस तरह से नहीं होती चीज़ें। ये पहले आपने देखें, जब भी पेंडेमिक होती है आप 4 मरहलों में उसको डील करते हैं। पहले आप प्रिवेंशन पे जाते हैं, फिर डाटा एनालिसिस पे जाते हैं, फिर क्योर और रिहेबिलिटेशन आती है। अब आप देखिए ना, आप एंटीबॉडी कैसे तैयार कर सकते हैं जब अभी यही कंफर्म नहीं है कि क्या कोरोना वायरस जिसको एक दफा हो जाएगा उसको दूसरी दफा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको डाटा एनालिसिस ये बताएगा। लेकिन फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि ये सारी जो रिसर्च है वो जाहिर है वो साथ साथ ही होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एंटीबॉडीज पर रिसर्च ना हो, प्लाज्मा पर काम ना हो? काम तो होगा, और दुनिया भर में हो रहा है। मैंने तो आपको बताया ना कि 66 बड़े ग्रुप्स हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज उससे पहले जो एनालिसिस हो रहे हैं ना, वो डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस ये होना है, पहले मसलन आप एंटीबॉडी नहीं तैयार कर सकते अगर आपका डाटा ये शो करेगा कि जिसको कोरोना हुआ है उसको दोबारा भी हो गया, फिर एंटीबॉडी उस तरह नहीं तैयार हो सकती, फिर आपकी रिसर्च दूसरी तरफ जाएगी, वैक्सीन की तरफ जाएगी। तो सर, वैक्सीन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट वैक्सीन की बात आपने भी किया, रिसर्च तो हो रही है। पाकिस्तान में वैक्सीन पर काम हो रहा है, कुछ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमने जो मेन हमारा पाकिस्तान में ग्रुप बनाया है
वो HEJ लेबॉर्ट्रीज कराची यूनिवर्सिटी का जो इदारा है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब को और डॉक्टर इकबाल साहब को हमने ये जिम्मेदारी दी। उन्होंने पाकिस्तान के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं उनको इकट्ठा किया और वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स उनके जो है वो भी शुरू हो गए हैं। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में? तो बिल्कुल उनका पहला मरहला जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये जो हमारे जो ट्रायल्स होंगे ये जुड़े हुए हैं उस इंटरनेशनल एफर्ट से जो इस वक्त हो रही है। फवाद साहब, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी खबर है, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल इन पाकिस्तान। वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? जी जी बिल्कुल, हमारे जो इब्तदाई ट्रायल हैं वो लाहौर में भी शुरू हो चुके हैं और HEJ सेंटर डॉक्टर अताउर रहमान जो है वो इस सारे जो प्रोसेस है उसको वो लीड कर रहे हैं। वो लीडिंग साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के। उनके साथ जो टीम है इस वक्त पाकिस्तान के जो बेहतरीन वायरोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे बायोमेडिक के लोग हैं, वो बेहतरीन टीम उनके साथ काम कर रही है। वो इंटरनेशनल एफर्ट्स का भी हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का भी उतना ही रोल होगा कोविड-19 की वैक्सीन में, क्योर में, जितना किसी और मुल्क का। आपको क्या लगता है ये क्लिनिकल ट्रायल कब तक हो जाएगा? अप्रूवल या लाइसेंस व्हाटएवर इज द प्रीरेक्विजिट, ये पूरा हो जाएगा और मार्केट में पहुंचने में कितना मजीद वक्त लग सकता है? ये जो वैक्सीन हैं या ये जो एंटीबॉडीज हैं ये तो मिनिमम 14 से 20 महीने की गेम है, ये इससे कम के ऊपर। एक और मामला, चांद इस बार कौन देखेगा, ऐलान कौन करेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे पहले चांद ढूंढा जाता था। फवाद चौधरी साहब बता देते हैं चांद यहाँ है। फवाद चौधरी साहब देखेंगे चांद या मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मेरे या मौलवी मुनीवर रहमान साहब के या किरण के या तुम्हारे कहने पे चांद ने तो रास्ता बदल जो मदार में चांद है उसने तो उसी में रहना है और वो साइंटिफिक है, उसमें कोई जिद करे कोई ना करे वो तो एक अलग, वो तो मतलब आप जिद करे तो कोई इलाज नहीं। आप देखिए, ये हमने अपना जो कैलेंडर है उसमें बता दिया है 24 तारीख की रात को अक्सर जगहों के ऊपर मौसम में भी साफ होना है। तो इस बार जो है चूंकि लोग ज्यादा घरों में हैं, आप छतों पे जाएं और काफी उम्मीद है कि आप अपनी आंख से चांद देख पाएंगे। और अगर आप वैसे नहीं मतलब नहीं, आपके छत नहीं है या उस तरह नहीं है, तो फिर आप रोयत ऐप डाउनलोड करें अपने फोन के ऊपर और अपने फोन के ऊपर चांद देखें। अल्लाह चांद दिखाया आपने साहब, बहुत शुक्रिया। ये वो चांद सबका एक चांद होगा, ये चांद देखने के लिए छत पे जाने की भी जरूरत नहीं है, रोयत ऐप डाउनलोड करें। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और ये बड़ी अच्छी खबर शेयर कर ली है फवाद चौधरी साहब ने कि वैक्सीन पर पाकिस्तान में काम हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ज़ाहिर है इट टेक टाइम, इतनी जल्दी तो ज़ाहिर है क्लिनिकल ट्रायल्स भी मुकम्मल नहीं होते, ह्यूमन ट्रायल होना होता है, उसके बाद फिर सारे जो अप्रूवल्स हैं वो मिलने के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल लेवल पर फिर मार्केट में उसका आना। लेकिन इस सबसे पहले जो हमारे हाथ में हमें वो तो करना है ना। हमें कोरोना से लड़ना है और दूसरे लोगों को भी हेल्प करनी है जो इससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। कोरोना वायरस की जद में कोई भी आ सकता है, तयशुदा बात है, लेकिन ज़्यादा ख़तरा किनको होता है? जिनके साथ पहले ही सेहत के कुछ ना कुछ मसाइल हों या फिर एजड हों। तो जो कुछ नई रिसर्च है ना, उससे क्या मालूम हुआ मैं आपको बताती हूँ। उम्र रसीदा या फिर जिन्हें डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उनको कोरोना का ख़तरा ज़्यादा होता है। कोरोना के तहत जान जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है, ऐसा लोगों को लगता है कि भाई ऐसे भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो अब इसमें वैसे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब चूँकि कोरोना आ गया तो फिर जिन्हें डायबिटीज़ है वो क्या करें, अपना ख्याल कैसे रखें, खुद को कोरोना से कैसे बचाएं, या जो उनका ख्याल कर रहा है आखिर उसे क्या करना चाहिए, अब तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। एग्जैक्टली, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरबराह बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी डॉक्टर बासित साहब ने, एंड वी हैव टीम मेंबर डॉक्टर याकूब एज वेल। आप दोनों का हम वेलकम कहेंगे। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, थोड़ा सा मुझे बताएंगे डायबिटीज़ या डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो कितने वल्नरेबल हैं इस कोविड-19 के हवाले से? पहले तो शुक्रिया आप हज़रात का कि आपने हमें मदऊ किया, और बहुत अहम सवाल है और आजकल की बड़ी एपिडेमिक है, पूरे मुल्क फेस कर रहा है, ग्लोबली फेस हो रही है। हमारे पास चूँकि अभी इतना डेटा नहीं जितना इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल डेटा के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर एक मरीज़ को कोरोना के लिए वल्नरेबल नहीं बनाता इट्सल्फ। तो एक आदमी को जैसे डायबिटीज़ नहीं है, जितना उसको रिस्क है कोरोना का, उतना रिस्क डायबिटीज़ के पेशेंट को है। अलबत्ता जिसको कोरोना हो जाए
अगर उसकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है, मैनेज सही नहीं कर रहे, मैनेज पहले से सही नहीं हो रही थी, डायबिटीज़ ख़राब कंट्रोल थी, इसको पेचीदगियाँ ज़्यादा होंगी, कॉम्प्लिकेशंस कोरोना की ज़्यादा होंगी, इसकी मोर्टेलिटी भी हाई होगी। ये पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है। तो एक तो आपके ज़रिए से हम ये करोड़ों मरीज़ जो पाकिस्तान में डायबिटीज़ के हैं उन तक पहला तो इत्मीनान बख्श स्टेटमेंट ये देना चाहते हैं कि खाली डायबिटीज़ होने से कोरोना नहीं बढ़ रहा। अलबत्ता डायबिटीज़ के कंट्रोल की इस वक्त हमेशा से बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत, चाहे कोविड-19 हो या ना हो, मैनेज तो करना है वरना खतरा है। जो करते ही थे पहले मैनेज, लेकिन अब अगर अब तक नहीं करते थे या लूज था, या जैसे रमज़ान आगे आ रहा है तो सोचते थे अच्छा भाई रमज़ान में हम ज़रा सी बदपरहेज़ी कर लेंगे। अब इस वक्त जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए अगर मैसेज देना है तो ये देना है कि उनको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल इंतहाई टाइट रखना है कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोरोना हुआ तो उनको कोरोना की तमाम पेचीदगियाँ होने का एहतिमाल जनरल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। तो जितनी बदपरहेज़ी है वो नेक्स्ट रमज़ान के लिए उठा रखें, इस बार ऐसा कुछ नहीं करें। नहीं, ये कम से कम करें ना, मोटिवेशन रहेगी थोड़ी सी। डॉक्टर साहब, जो वर्ल्ड डाटा है दुनिया भर से, जितना भी आदत शुमार और जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी निगाह से ज़रूर गुजरे होंगे, ये दलील देना कि जो कुछ सारी दुनिया में हो रहा है हमारे यहाँ उससे बहुत मुख्तलिफ है, और फिर उसकी रोशनी में यहाँ पर एहतियात भी मुख्तलिफ हो, यहाँ इक़दामात भी मुख्तलिफ हों। इस पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि हमको वहाँ से एक लाइट भी लेनी है और हमको उसे इम्प्लीमेंट भी करना है यहाँ पर। सबसे पहले शुक्रिया आप हजरात ने हमें यहाँ मदऊ किया। तो उसमें ये है कि सारी ख्याल यानी एहतियात तो जैसे सारी दुनिया में हो रही, यहाँ भी ऐसे ही करना है। हमारे यहाँ बहुत सारी लाइल्मी भी ज़्यादा है, अवेयरनेस कम है, लोगों को इल्म नहीं होता। शुगर कंट्रोल वैसे भी आम हालत में भी बहुत लोग अच्छा कंट्रोल नहीं करते और परहेज़ का भी ख्याल नहीं करते, मॉनिटरिंग भी नहीं करते, शुगर को कंट्रोल कर यानी चेक करते रहें, और मुआलिज से मिलते भी कम हैं। जब बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई पेचीदगी हो जाती तो फिर वो मिलते हैं। तो इन बातों का जो है ना हमें ज़्यादा ज़ोर यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा इस पे ज़ोर लगाना है कि एहतियाती तदाबीर जो है उनको ज़्यादा इख्तियार किया जाए। इसमें हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके लोगों की एजुकेशन करनी है कि वो इस बात को समझें कि जैसे प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब ने कहा कि कंट्रोल अगर ख़राब होगा तो फिर रिस्क पेचीदगियों का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ तो यही है कि ये सस्ती चीज़, सबसे आसान चीज़ चूँकि हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, वो मालूमात हासिल करना है और मालूमात देना है। जो मालूमात दे दी जाएंगी जो प्रॉपर मालूमात हैं, यानी एहतियात तो बहुत आसान सभी बता रहे हैं, ये सभी कर सकते हैं। गरीब आदमी भी कर सकता है, अमीर आदमी भी कर सकता है, शुगर का मरीज़ भी कर सकता है, नॉन डायबिटिक भी कर सकता है। नॉन डायबिटिक भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ जो है वो एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हम मीडिया को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल मीडिया इस पे कर भी रहा है माशाल्लाह काम, और जितना करें है तो कम। सर आपकी बात कट रही है बिकॉज मुझे याद है कि जब पहले भी आप हमारे शो में आए थे तो हमने बड़ी एक अच्छे टॉपिक पर बात की थी। मैं चाह रहा हूँ दोबारा उसके हवाले से हम बात कर लें। एक दूसरे डायबिटिक पेशेंट है, वो मैनेज भी कर रहा है, ज़ाहिर है उसको मालूम है कि आई एम डायबिटिक और मुझे पता है मैंने क्या करना है, लेकिन हमारी ही पॉपुलेशन में बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। थोड़ा सा प्लीज़ बता सकते हैं एक सुनने वाले को कि वो कैसे ये मालूम कर सकता है आराम से 2 मिनट में कि अच्छा मैं कितने रिस्क पर हूँ? रिस्क हाँ, तो मेरे ख्याल से ये प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब बताएंगे मेरी स्पेशलिटी। प्लीज सर। और आपने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, सॉरी कोई बात नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये हमने 12 साल की साइंस और रिसर्च के बाद डेवलप किया है, और ग्लोबली भी ये स्कोर्स, फिनलैंड का अपना स्कोर है, ऑस्ट्रेलियंस का, जर्मन्स का, कैनेडियंस का, इंडियंस का, तो हमारे पाकिस्तान का अपना एक रिस्क स्कोर है, और इसको हम मिनिस्ट्री के सामने भी प्रेजेंट कर चुके हैं कि आम अवामुन्नास 30 सेकंड में कैसे मालूम कर ले कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं। तो पहले ये देख लें कि मेरी उम्र कितनी है। अगर 40 साल से कम है तो अपने स्कोर में 0 लिख लें, अगर 40 से 50 साल है तो 1 लिख लें, और 50 साल से ज़्यादा है तो 3 लिख लें। तो ये एक सवाल का आपको स्कोर पता चल गया, 0, 1 या 3। दूसरा, फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, ना अम्मी अब्बू को, ना बहन भाइयों को, ना बच्चों को, तो 0 लिख लें। लेकिन फैमिली में किसी एक को भी या सबको डायबिटीज़ है या बहुत सौ को, अम्मी अब्बू बहन भाई बच्चों में से, तो 2 लिख लें। तो ये दूसरा सवाल हो गया जिसका आपको स्कोर पता चल गया 0 है या 2 है। तीसरा, वेस्ट सरकमफ्रेंस, कमर की गोलाई, जहाँ सबसे ज़्यादा कमर और तो निकली हुई जिसे आप कह लें, उस गोलाई को नाप लिया जाए।
सर उम्मन लोग 4 तो खुद ही छांट लेते हैं उसमें ना, 4 इंच वैसे ही कम कर छांटना नहीं होगा क्योंकि आप अपना स्कोर देख रहे हैं ना, झूठ नहीं चलेगा, दूसरे का कोई स्कोर बहाना नहीं चलेगा। हाँ, अपने स्कोर के बारे में एहतियात करनी। तो जो मेल्स हैं, मर्द हैं, 35.5 इंच से कम हैं तो 0 लिख लें, और अगर 35.5 इंच से ज़्यादा है तो 2 लिख लें। और फीमेल्स के अंदर अगर 31.5 इंच से कम है तो 0 लिख लें, 31.5 इंच से ज़्यादा है तो 2 लिख लें। अब ये स्कोर आपके सामने इन 3 सवालों से आ गया। जिसका स्कोर 4 है या 4 से ज़्यादा है, इसको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने वाली है, वो ज़रूर जाके डॉक्टर से चेक करा। राइट, ग्रेट। कितना आसान है, 30 सेकंड में आपने 3 सवालों के जवाब से मालूम कर लेना कि डायबिटीज़ है या कितने रिस्क पर है। सर अब मुझे ये प्लीज़ बताएं कि एक नॉर्मल एक क्वेश्चन होता है कि डायबिटिक पेशेंट के हवाले से, अच्छा जो इंसुलिन पर है वो अच्छे से मैनेज कर रहा है और जो मेडिसिन पर है, टैबलेट पर है, वो उसकी डायबिटीज़ मज़ीद ख़राब हो रही है, ये सही बात है? इसको इस तरह लीजिए कि हर टाइप 2 डायबिटिक को, हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा आम है, हर टाइप 2 डायबिटिक को हर वक्त इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। आइडियल इलाज सबका इंसुलिन है, क्योंकि जो अरबों इंसान दुनिया में रह रहे हैं उन सब की शुगर जो नॉर्मल रहती है वो इसलिए कि लबलबा इंसुलिन बनाता है। सर यहाँ तो कन्विंस करना पड़ता है, 8-8, 9-9 साल डॉक्टर कन्विंस कर रहे होते हैं कि एक इंजेक्शन से मत डरिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। हम आवाम उन्नास को ही बताना, आपके ज़रिए से पैगाम देना कि आइडियल ट्रीटमेंट हर केस में इंसुलिन है। अलबत्ता टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए चूँकि दवाइयाँ भी काम करती हैं उस वक्त तक जब तक लबलबे में इंसुलिन मौजूद है। जब लबलबे में इंसुलिन ख़त्म हो गई, 0% हो गई, अब कोई गोली काम नहीं करेगी, अब इंसुलिन ही देनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, चूँकि लोग जैसे आप हमारी हैं लेट लेते हैं इंसुलिन और गोलियों पे खींचते रहते हैं, उस वजह से उनका लबलबा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है, ओवरऑल बॉडी भी। जी, तो हमारा कहना ये है कि जल्दी और शुरू में और अपने डॉक्टर से रुजू करके खुद बताएं जी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, तो वो कहेंगे, डॉक्टर्स भी कहेंगे कि इंसुलिन है और एक इंसुलिन से ना घबराएं, एक छोटे से इंजेक्शन से ना घबराएं, ये ना करें। अच्छा सर आप कुछ इंक्लूड भी करना चाह रहे थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक मैसेज ज़रा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कल से एहतियात करेंगे, आज एक गुलाब जामुन और खा लूँ, एक और गुलाब जामुन खा लूँ और वो लड्डू मेरे लिए रखा हुआ है प्लीज़ सर ऐसे लोगों के लिए एक पैगाम। बस ये देखें, ये चीज़ जो है वो बार बार की तकरार से ही चीज़ करार पाती है। तो आप बार बार एक मैसेज देते रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। आपका मैसेज वही रहेगा कि आपको परहेज़ करना है, आपको सही ग़िज़ा लेनी है, आपको एहतियात करनी है, ये मैसेज रखना है, वेट कंट्रोल रखना है, क्योंकि वेट ही की वजह से, जैसे बताया ना कि वेट बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है शुगर के होने में। तो अगर वेट को आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी शुगर से बचाव भी हो सकता है और शुगर कंट्रोल भी हो सकता है जिनको शुगर हो गई है। सर लास्टली मुझे ये बता दें कि रमज़ान में बेएहतियाती कहाँ पर होती है डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ से, जो कि नॉर्मली रिपोर्ट होती है इन पाकिस्तान, ताकि वो लोग सुन जो रहे हों वो बेएहतियाती ना करें? असल में ज़्यादा मसला जो है ना इफ्तार पे होता है कि लोग जो है इफ्तार में एक ज़रूरी समझते हैं कि पकौड़े भी खाने हैं, रोल्स भी खाने हैं, शरबत भी पीना है और हर तरह की चीज़ें होती हैं अनवार की, तो एकदम से वो शुगर बढ़ जाती है। क्योंकि मशरूबात, हम शुगर के मरीज़ों में ये कहते हैं कि मशरूबात का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुज़र है, बिल्कुल ना करें। इसमें हम ऑप्शंस बताते हैं कि भी ठीक है, लस्सी ले सकते हैं, इसी तरह नींबू पानी घर में बना के ले सकते हैं। ऑल्टरनेट हम तो ऐसे पेशेंट्स को भी जानते हैं, अपनी मदर को जरूर कोट करूंगी, वो कहती हैं दलिया खा के कुछ नहीं हो सकता, शुगर गिर जाती है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता सारे यही कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग आए। और एक बात में आपका जो सवाल था कि कोरोना पाकिस्तान का क्या डिफरेंट है या इनडिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आंसर ये है कि नहीं, ये भी मिथ है और ये भी गलतफहमी है कि जी हमारा वायरस हल्का है या म्यूटेशन बहुत मेजर हुई है और कंसिक्वेंसेस नहीं। हमें आवाम तक मस्बत सही पैगाम पहुंचाना चाहिए और वो यही है कि जैसे और कंट्रीज़ ने ट्रेंड देखा है वीक्स के साथ, तो अब हमारे यहाँ खुदा न खास्ता वो वीक्स ना आ जाएं जिनके अंदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हों, ज़्यादा मोर्टेलिटी हो। इसलिए जो गवर्नमेंट मशीन भी कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, जो उलमा कराम कह रहे हैं और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, उसको प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक। और ये पैगाम नेशन वाइड जाना चाहिए आपके थ्रू से। हम रोजाना सर इसी हवाले से बात में आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। SIUT के रूह रवान डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने कहा है कि कोरोना लाइलाज नहीं, हमें इसका इलाज ढूंढना है, क्योंकि जब मरज़ आता है तो उसका इलाज भी साथ होता है, अल्लाह ताला फरमाता है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हम सबके लिए बड़ा मसला है। तो समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मोगैरी ने ख़ास तौर पर नया दिन के लिए उनसे गुफ्तगू की थी। आइए मिलकर देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ उनसे लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बल्कि अगर आप कोरोना के लिए पूछिए, इस किस्म की बीमारी के लिए पूछिए, तो हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक ऐसी नहीं है जिस पर हम कसम खा सकें ये सही है। क्योंकि हमारे जो वर्कर जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन द फैक्ट इज़ कि वो कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है और लोग खुलकर सामने नहीं आते। तो इस हालत में ये स्टैटिस्टिक जो हमारी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है कहना। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हर एक का इलाज करें, बाद में मालूम करें कि कोरोना था या नहीं था। मेरा ख्याल है कि परवरदिगार आलम ने ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि कोई चीज़ लाइलाज नहीं है, इलाज हर चीज़ का है। और इसीलिए कहा गया कि अतिब्बा का काम ये है कि वो मर्ज़, या फरमाया गया कि हमने मर्ज़ दिया लेकिन उस साथ उसका इलाज भी दिया, और आप उसके इलाज को तलाश करें। तो हम लोग काम है कि इलाज को तलाश करें। और जब से इंसान पैदा हुआ है वो इलाज हमेशा तलाश करने की कोशिश करता रहा है। आप जिस मंजिल आज पहुँचे हैं उसका बैकग्राउंड यही है कि परवरदिगार ने पहले भी कर दिया था और इस पर लोग अमल करते थे। मर्ज़ है लेकिन उसका इलाज भी साथ है, उसे तलाश करो। जब मरीज़ आता है तो हम उसको आइसोलेशन के अंदर ले जा करके उसकी हिस्ट्री लेते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं और मालूम करते हैं कि उसको कुछ है। और शुरू में अगर थोड़ा भी बुखार है, कुछ होता है, तो हम उसे दाखिल करके और 12 घंटे 24 घंटे रख कर उसे क्लियर हो जाता है तो उसे घर भेज देते हैं। बाहर से कोई मरीज़ आता है, शहर के बाहर से, तो हम उसे अगर ज़रूरत होती तो हम उसे दाखिल कर लेते हैं। इसके लिए एक वार्ड भी कायम किया गया है 50 बेड का। और अगर इमरजेंसी ज़रूरत होती है तो हम उसे हर किस्म का सपोर्ट देते हैं और यहाँ तक कि हम उसे वेंटिलेटर्स पर रखते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोड होगा और इतने लोग आएंगे। 24 घंटे भी काम करने के बाद हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका इतनी सही मिसाल नहीं कि वहाँ काफ़ी लोग भूखे भी मरते हैं, लेकिन जो भी है अमेरिका में कम से कम उनके लोग जो हैं वेल फेड हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और उसके बाद वहाँ पर जो पानी सप्लाई है वो साफ़ है, क्लीन है, एटमॉस्फेयर क्लीन है। तो हमसे कंपेयर करें तो खाने पीने की ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बनस्पत है। हमारे लोग अगर देखें, आप जाकर देहातों, आपने अगर देहात में देखा हो तो सुबह अगर आधी रोटी एक रोटी मिल गई तो उससे दिन भर वो चलता रहता है, काम करता रहता है। और फिर शाम में ये जब वो घर जाता है 5 बजे 6 बजे, तो जो कुछ तो मिलता है, क्या होता है, मैक्सिमम रोटी होती है, लेकर मिल गई थोड़ी, उसी में 4-5 बच्चे भी बैठे होते हैं। थोड़ा सा वो लेता है, मिर्च लेता है, दिन में मिर्च बहुत पैदा होती है, नमक लेता है, उसको खा करके और 2-3 गिलास पानी पी कर सो जाता है। उसको वहाँ उसको फिर काम पर ले चला जाता है। तो आपके जो आवाम हैं उनकी बेसिक हेल्थ जो है इम्प्रूव नहीं हो रही है, ख़त्म हो रही है। और उसके लिए पहली चीज़ है कि उसको आप खाना उसके पेट में डालें। तो जनाब, जैसा आप सुन भी रहे थे कि डॉक्टर अदीब कह रहे हैं कि हम उन हालात में जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और हालात कुछ ऐसे हैं, यानी कोविड-19 के बाद से हालात कुछ ऐसे हैं कि अब हमारे पास करने को बहुत कुछ है। वो हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हम घर में हैं
और जहनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ करने को उसके साथ साथ हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। जो भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक थ्रेड होता है कि जिसको हमें पकड़ना होता है वो सोल्यूशन का होता है, वो शायद कहीं छूट रहा है। ऐसे ये किरण, जो ओवर थिंकिंग है इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। यूँ तो स्ट्रेस सबके ऊपर ही है, लेकिन अगर आज हम पेरेंटिंग की बात कर लें, तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव एक वीडियो पहले आपको इनकी दिखाते हैं कि पेरेंटिंग इस वक्त जो हो रही है और पेरेंट्स पर कितना स्ट्रेस है और कैसे मैनेज करना है। पहले वीडियो देखिए, फिर इसी पर बात भी करते हैं। किस तरह से देखिए आपके एक तरफ तो कोरोना की जो स्टैट्स हैं, जो उसकी सिचुएशन है, ये हॉस्पिटल का मंजर है कि बढ़ते चले जा रहे हैं जी, नए केसेस रिपोर्ट हो गए, और एक ख़ानदान, एक कुनबा जहाँ बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और जो बर्डन जिसके कंधों पर है वो, और जो खातून खाना है वो कितना ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किस किस मरहले से गुजर रहे हैं। हज़रत परेशान है, खातून खाना परेशान है, बच्चे खेल रहे हैं, और फिर दादी अम्मा भी आ जाती हैं, और फिर किस तरह से मामला जो है ना वो सुलझेंगे। तो टेंशन और टेंशन का सलूशन। डॉक्टर ताहा ज़ुबैरी हमारे साथ हैं, डॉक्टर माहरुख इफ्तिखार हमको ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमारे साथ ताहा हैं तो पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये तो बड़ी अच्छी सी एक वीडियो थी, और फिर उसके बाद में मुझे ये बताइएगा प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। पहले आप ज़रा ना ईजी करके तो हमें ये बता दें। बिल्कुल। अब तो देखिए, जो हमारी बिहेवियर होता है, रवैया जो हमारा होता है, ताल्लुकात जो हमारे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे अंदरूनी कैफियत पे, जो हमारी इंटरनल स्टेट है, राइट। कोई किसी के साथ बुरा सलूक करना चाहता नहीं है, लेकिन जब हम टेंशन में होते हैं और जब टेंशन हम लोग काबू नहीं कर पाते तो फिर वो दूसरों पे निकलता है। अब ये जो एक हालत है, ये लॉकडाउन की हालत है, और जो मुख्तलिफ जो मसले हैं उसकी वजह से बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है, और वालिदैन के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। एक तो जो वालिद हैं उनको माशी, अगर टिपिकल ट्रेडिशनल होम की बात करें जो मेजॉरिटी है, तो वालिद को माशी मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और फिर से जो मर्द हजरात हैं वो यूज़ टू नहीं होते घर में इस तरह बंद होने के, तो वो बंद हो गए हैं, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स अपनी बीवियों के साथ, तो और विच इज़ गुड। और फिर जो ख़वातीन है, एक तो काफ़ी जो ख़ानदान है उनमें जो हेल्प है वो भी नहीं आ रही, राइट। और फिर साथ साथ क्या हो रहा है कि बच्चों को संभालना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जब जाते थे अब घर पे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़े सोशल स्ट्रेस। बड़ा कोई अच्छा सा आपने ना, देखिए इसमें ये वीडियो भी बड़ी अच्छी दिलचस्प है, जो उन्होंने इतने दिल से इतना एहतमाम करके खाना बनाया, वहाँ भी प्रॉब्लम आया, फिर उसके बाद में सास आ गई। अब मैं इस बात को यहाँ पे छोड़ देती हूँ कि वहाँ से रिएक्शन क्या आया होगा, उन्होंने समझाने से पहले या संभालने से पहले क्या कुछ रहा होगा। सर ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ताहा साहब ये भी तो है ना एक छोटी सी प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। ये खातून के दिल की बात है, क्योंकि नहीं तो स्पेशली जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें वैसे भी जो खातून है उन पर बहुत प्रेशर होता है। अब इस तरह है कि अब सबके मूड ख़राब हैं, सब लोग घर में एक साथ बंद हैं, तो जाहिर सी बात है किसी की तरफ तो निकलना है। तो इट्स वेरी ट्रू कि अब ख़वातीन की तरफ बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होगा, और उसकी वजह से फिर देखें सिर्फ उनकी अपनी सेहत नहीं, लेकिन फिर वो अपने बच्चों की परवरिश को भी अफेक्ट करेगा। Exactly, तो बच्चों की मूड का भी इफेक्ट जाएगा, पूरे घर की हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। ज़ाहिर है हम प्रॉब्लम्स की बात तो करें, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एज वेल। डॉक्टर मारूफ के साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप गुड मॉर्निंग कहेंगे डॉक्टर मारूफ आपको, और वेलकम कहेंगे शो में। थोड़े से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बताएं पेरेंटिंग के हवाले से, एक इंडिविजुअल के हवाले से, घर के फ़र्द के हवाले से, वो क्या करे, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या ले कि इस टेंशन से ख़ुद को भी निकाले, अपने स्पाउस को भी निकाले, अपनी फैमिली को भी निकाले। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, जो कोविड-19 का पेंडेमिक इस वक्त हमारे सामने है, ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। इसके लिए ना हम पहले कभी तैयार थे, ना हो चुके होंगे, ना हमारे जहन में कभी ये चीज़ आई थी, और ये एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है। इससे हमें बचना है, इसको हमें देखना है, और इस पर हमें कोशिश करनी है कि इस वक्त को हम सही तरह से किस तरह इस्तेमाल कर पाएँ। ये सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को मैं भी फेस कर रही हूँ, घर वाले भी फेस कर रहे हैं, और बाहर वाले भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर एक घर की खातून है, उनको सबसे पहले ये समझना है कि अगर वो अपने आप को सही रख सकेंगी, सही इन द सेंस ये कि अगर वो मेंटली पीस में होंगी, अपने आप को बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगी, बच्चों के साथ भी और घर वालों के साथ, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
अफेक्ट आता है डेफिनेटली। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जी इस तरह से अपनी कैपेसिटी में हम किस तरह से इस लॉकडाउन में चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। घर की ख़वातीन को ये चाहिए कि जितने भी अफराद हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखें। ओके। फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी सबसे पहले एक जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि शुरू में तो हमने इस लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया कि जी घर में सब बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रातों को देर से सोना है, सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं है, काम पे जाने का टेंशन नहीं है। लेकिन अब जो टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो सबसे पहले हमें एक रूटीन और एक स्केड्यूल्ड लाइफ में अपने आप को लेके आना है। जस्ट लाइक नॉर्मल डेज के जब स्कूल के लिए उठना है तो आज भी उठना है उस वक्त। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम स्कूल के लिए उठ रहे हैं उसी तरह से रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न अपना एक फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त सोना है, बच्चों को इस वक्त उठाना है, उसके बाद उनके ईटिंग हैबिट्स को देखना है कि जी हर वक्त वो खाते ना रहें, वक्त पे उन्हें खाना है, कितना खाना है, उनका एक रूटीन हो। फिजिकल एक्टिविटी पे ज़रा फोकस करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। घर में बुजुर्ग हैं तो हर बच्चे की ड्यूटी हो, बड़ों की ड्यूटी हो कि उनके साथ भी हम उन्हें भी लेफ्ट आउट ना फील करें। इस वक्त हर एक को हर एक की ज़रूरत है। तो एक ये बॉन्डिंग का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इसमें सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग है। सोशली आपने इंटैक्ट रखना है अपने आप। ये तो ज़रा आपने एक खातून खाना से मुतालिक बात की है। बिल्कुल। और जब घर में जिस तरह डॉक्टर ताहा भी बता रहे थे ना कि जो सपोर्ट एक खातून को पहले मिलती थी, ज़रा वो सपोर्ट इस वक्त नहीं मिल रही हाउस होल्ड मैनेज करने के हवाले से। तो ऐसे में मर्द अगर वो सपोर्ट फराहम करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी समझ के फराहम करे। ये कैसे समझाएं? और वैसे भी अपने काम खुद करने चाहिए। प्लीज़ ये भी इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे मजहब में भी है कि हमें मिलजुल कर काम करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर ये देखें कि एक औरत है जिसका एक रूटीन था, उसके पास मेड्स भी टाइम पे आ रही थी, शौहर टाइम पे जा रहा था, बच्चे नहीं होते थे सुबह में, उसके लिए अपना भी टाइम था। तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल पूरे घर को मैनेज करना है, ठीक है ना। घर वालों को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करना है। इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं शायद जो हम बहुत अरसे से सोच रहे होते हैं, लेकिन टाइम का ना होना एक बहुत बड़ा बहाना हम बना देते हैं। और हम ये कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं, अच्छा जी अलमारियां साफ करनी है, किचन के कैबिनेट साफ करने हैं, बच्चों के साथ जो है मिल के ये सारे काम करें। एक दिन पहले जॉट डाउन कर लें कि हमें कल क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। बच्चों को जितना आप इन्वॉल्व रखेंगे इस वक्त, इतनी ही उनका भी टाइम स्पेंड होगा, उनका बोर्डम खत्म होगा। क्योंकि हम बच्चों से तो ना बोर हो रहे हैं। अब नेटफ्लिक्स देख लिया, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, अब क्या किया जाए? तो बच्चों को जितना आप इस चीज में इन्वॉल्व रखेंगे और बड़ों को भी इन चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा। और प्लस ये कि ऐसी एक्टिविटीज जनरेट करें जिसमें एज अ फैमिली सब रहें। फॉर इंस्टेंस ऐसे गेम्स जो कि बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। एक और चीज ये है कि हम बिल्कुल एक और चीज ये है कि हम बोर्ड्स गेम के साथ साथ जो है हम बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग वो करें। हम पुराने किस्से अपने बताएं, हम उनसे सुने कि देखें इस पेंडेमिक में हर इंसान जो है वो एंजाइटी का शिकार है, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ। तो बच्चे भी इस वक्त एंजाइटी का शिकार हैं और बच्चे अपना इजहार नहीं कर पाते हैं। तो उनसे बैठ के पूछें उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये बेहतरीन वक्त है इस सब के लिए। बिल्कुल, वो भी एक फियर ऑफ अननोन से गुजर रहे हैं, उन्हें भी एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन है। स्कूल कब खुलेगा, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, अपना वो भी शायद चीजें मिस कर रहे हो, लेकिन वो इजहार ना कर पा रहे वो ना कर पा रहे हो। डॉक्टर मारूख, डॉक्टर ताहा साहब, बहुत शुक्रिया। ये इतने बड़े मसले को इतना आसान बना के ना इसके सॉल्यूशंस के बारे में आप दोनों ने हमें समझा दिया। वीडियो तो गजब थी, कमाल, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। और ज़ाहिर जनरली जो हमारी फैमिली है वो इस वक्त सफ़र तो कर रही हैं, लेकिन कैसे उसका सोल्यूशन हमने आपके सामने रखा। बढ़ते हैं आगे। आज जुम्मा है और जुम्मे से मुताल्लिक तो ज़ाहिर है कल मामलात
जिस तरह मैनेज हो पाए, तय हो पाए, वो हमने आपके सामने भी रखे। बट अब रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की इबादत के हवाले से क्या SOPs, व्हेन आई से SOPs ज़ाहिर है क्योंकि मसाजिद में इबादत अगर हो रही थी जिस तरह होती थी, और उसके हवाले से अब हमारी क्या हिकमत अमली होगी, हम कितने तैयार हैं, क्या वॉक थ्रू गेट्स हम लगा पाएंगे, क्या सफ़ों में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे, और इसके साथ साथ जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि कारपेट्स अगर रिमूव करने हैं वो हम कर पाएंगे नहीं। ज़ाहिर है ये फैसले होने हैं मसाजिद के हवाले से, इबादत के हवाले से, कि हम इनको कैसे इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला भी रहे, हिफाजत भी रहे, एहतियात भी रहे और इबादत में कोई खलल भी ना हो। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। सर, कल एक अहम मीटिंग है, शेयर कर सकते हैं अब तक जो उलमा कराम से मुशावरत हुई है रमज़ान से मुताल्लिक, तरावी से मुताल्लिक, क्या उसमें तय पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो ये है कि जो तजावीज़ पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख से मुशावरत के बाद दी हैं, उनमें पहली बात तो ये है कि मसाजिद खुली रहेंगी, मसाजिद में जमात भी होगी, नमाज भी होगी, तरावी भी होगी, एतकाफ़ भी होगा। सही। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं वो एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल होगा। बिल्कुल। जैसे एक मस्जिद है उसमें 10,000 लोगों की जगह है, तो एहतियाती तदाबीर के नतीजे में अगर वहाँ 3,000 लोग आते हैं या 2,000 लोग आते हैं तो इस तरह से तरतीब तय की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ जिन इलाकों में ये वबा ज़्यादा है वहाँ पर वही असूल लागू रहेगा कि जो इस वक्त है कि कम लोग आएँ और बीमार मस्जिद में ना आएँ, माजूर ना आएँ, जो बच्चे हैं वो ना आएँ, जिनमें खुदा न खास्ता ये कोरोना के कोई इश्तिबा है वो ना आएँ। इस तरह मसाजिद से कलीनों को हटा दिया गया है। रोज़ 5 वक़्त जो है नमाज से पहले, नमाज के बाद जरासीम कुछ अद्वियात से फ़र्श को धोया जाएगा, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल होगा। तो ये वो चीज़ें हैं। एतकाफ़ जहाँ पर लोग 100 आदमी बैठता था वहाँ 50 बैठ जाएंगे। तरावी में भी यही होगा और मजमा नहीं होगा, यानी और जुमा का इज्तिमा अरबी खुतबा होगा। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी बात है तो वो 2-3 मिनट में उर्दू में कर ली जाएगी। लोग अपने घरों से वज़ू करके आएंगे और मुसल्ला अपना साथ लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये वो चीज़ें हैं जो, और इसी तरह हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक मुतालबा किया है पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी कल पेशरफ्त होगी कि जिस तरह बाकी तबक़ात को आपने रिलीफ दिया तो मस्जिद मदारिस के 4 माह के कम अज़ कम यूटिलिटी बिल आप ख़त्म कर दें। और इसी तरह जितने बाकी प्रोग्राम हैं ये उलमा, इम्मा, मुअज़्ज़िन, ख़तीब ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी हैं, तो उनको भी इस में शामिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि कल ये सारी चीज़ें बाहमी इत्तेहाद से इंशाअल्लाह हो जाएंगी और इसमें कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ये बहुत आपने एलेबोरेट किया, बड़ा सुन के भी अच्छा लग रहा है कि ज़ाहिर है हम सिर्फ ये नहीं कहते कि मसाजिद में जो है वो उसी तरीके से जाएं जैसे पहले जा रहे थे। ज़ाहिर है अब एहतियात को मलहूज़ खातिर रखना ये बहुत अच्छी बात है। वो तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये नहीं हम कह रहे कि लिए जाएंगे, ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी प्लीज़ आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं इस पे आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब और हमारे वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब, वज़ीर मज़हबी उमूर, इन हज़रात की मुसलसल उलमा के साथ वज़ीर आज़म ख़ुद भी राब्ते में थे। और ये जो नुकात मैंने बताए हैं मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कल मीटिंग के बाद इन्हीं नुकात पर इत्तेफाक होगा। और ये पूरी कौम के लिए इस वक्त बिलाशुबा रमज़ान आ रहा है, इज़्ज़तों वाला, आज़मतों वाला, रिफ़तों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और पूरी दुनिया, इंसानियत इस वक्त मुश्किलात में है। ये वबा ने सबको लपेट में लिया है। तो इस महीने में हमें अपने रब को राज़ी करने का मौका आया है। पहला अशरा जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के लिए अपनी रहमत का अशरा है। तो उस रहमत का मतलब ही ये है कि मैंने दरवाज़े खोल दिए हैं, आ जाओ मुझसे मांग लो। दूसरा अशरा मगफिरत का है, जब रहमत में आप दाखिल हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम हो कि आपका कोई बड़ा नाराज़ है लेकिन वो आपको कहे यार आ जाओ कोई बात नहीं है, तो आप मुतमईन हो जाते हैं कि अब खैर है, अब कुछ नहीं होगा, बस रब को राज़ी करना है। जी गलती हो गई,
रब को राज़ी करना है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अलामा साहब, आई एम सॉरी लेकिन वक्त क्योंकि कम था, लेकिन बड़ा आपने दुरुस्त इस बात की निशानदही भी कर दी कि इस चीज़ को उसी तरीके से देखा जा रहा है जिस तरीके से देखना चाहिए। यानी मसाजिद में जो एहतमाम किया जा रहा है उसमें एहतियात को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है। साथ मौजूद थे आप, बेहद शुक्रिया। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, इजाज़त लेने जा रहे हैं, लेकिन हम ये आपको बता दें कि अगले जो 2 दिन आपको क्या करना है भाई? बहुत एहतियात करनी है। वीकेंड को ये नहीं समझना आपने कि जस्ट नॉर्मल वीकेंड है, बाहर निकले। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। होगी मुलाकात मंडे, रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।